रिबॉर्न ऑफ लव बाय फेट एपिसोड 2। दीप्ति ने रोहन का हाथ पकड़कर गुस्से में कहती है, कृतिका से दूर रहो, समझे, उसका और तुम्हारा कोई लेना देना एनएचआई है। मैं सोच भी एनएचआई सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। रोहन कहता है, ओ वाओ कृतिका, तुमने एक रात में ही अपने लिए एडवोकेट हीरे कर लिए। दीप्ति कहती है, जस्ट शट अप रोहन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रोहन कहता है, प्यार किया और अगर उस पाने की कोशिश की तो उसमें गलत क्या किया। तभी दीप्ति कहती है, यही टू प्रॉब्लम हाउ आजकल के प्यार करने का दावा करते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कैसा प्यार है ये रोहन, जहां किसी के हाँ या ना की कोई वैल्यू ना हो। प्यार का मतलब बस पाना एनएचआई होता बल्कि प्यार टू एक ऐसा एहसास है, एक अलग ही सुकून देता है, अलग होकर भी साथ होने का एहसास कराता है। दीप्ति आगे कहती है, अगर तुम कृतिका से प्यार करते तो मैं पहले ही तुम्हें सपोर्ट करती, पर ना जाने तुम्हारा प्यार कैसा है, जो हर साल एक नई लड़की से हो जाता है, जो हर लड़की के साथ रिलेशन बनाने के बाद खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, दूर रहो कृतिका से, वरना अच्छा एनएचआई होगा। रोहन कहता है, वाओ दीप्ति, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। वैसे क्या तुम 10 साल पहले वाला स्टोर रूम भूल गए हो? ऐसा कहकर हंसने लगता है। वाह सच में क्या हालत हुई दिस तुम्हारे, चलो छोड़ो उस तुम्हारे, बात करते हैं। तुम भी तो समीर से बहुत प्यार करती थी, आखिर उसने क्या किया तुम्हारे साथ? आरा सो बैड। समीर का नाम सुनकर अजिंक्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वहां एक तमंचे की जोरदार आवाज गूंजती है जो दीप्ति ने रोहन के गाल पर मरती है और गुस्से से भड़कते हुए कहती है, यूएस घटिया लड़के का नाम भी मत लेना मेरे सामने। तभी रोहन गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू। कारण गुस्से से कहता है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और वो दीप्ति पर हाथ उठाता है, पर रोहन का हाथ हवा में ही रुक जाता है क्योंकि अजिंक्य ने गुस्से से रोहन का हाथ पकड़ रखा था। अजिंक्य गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, पहले तुम बताओ, हु द हेल आर यू? हिम्मत कैसे हुई मेरी दीप्ति पर हाथ उठाने की? ऐसा बोलकर अजिंक्य रोहन का वो हाथ तोड़ देता है जो उस पर उठा था और रोहन दर्द से तड़पने लगता है। तभी अजिंक्य रोहन का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर जोरदार टैमचा मरता है, जिसे रोहन 2 बार गोल घूम के जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। अजिंक्य रोहन से गस में कहता है, अगर जान प्यारी है तो 3 जाइन से पहले निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर अपने कमर से गन निकलकर यूज तरफ पॉइंट कर देता है। रोहन गुण देखकर जल्दी से उठकर भागने लगता है। अजिंक्य वार्निंग भरे लहजे में कहता है, दीप्ति और उसकी दोस्त की तरफ वापस मोड़ के देखना भी मत, वरन जिंदा वापस जाने का मौका एनएचआई मिलेगा। रोहन वहां से हाँ मैं अपना सिर हिलाकर चला जाता है। इस वक्त अजिंक्य के आंखों में अंगारे सुलग रहे थे। तभी दीप्ति कहती है, मिस्टर अग्दू आर यू ओके? दीप्ति के आवाज सुन के अजिंक्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, यस आई एम ओके, और अपने रूम में चला जाता है। वो अभी भी गुस्से में था। थोड़ी देर बाद यूज गार्डन से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो उठकर बालकनी में जाकर देखता है तो वहां दीप्ति, कृतिका और 6 से 7 छोटे बच्चे भाग भाग कर एक दूसरे को पकड़ने का खेल रहे थे। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थी। अजिंक्य अपने आप से कहता है, इस लड़की को जरा भी फर्क एनएचआई पड़ा अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ। ऐसा कहकर वो नीचे गार्डन में चला जाता है और दूर से ही सबको खेलते हुए देखता है। दीप्ति अन्य बच्चों के साथ बच्चा बन के खेल रही थी। तभी एक बच्चा नीचे मिट्टी में गिर जाता है और वो गिल्ली मिट्टी से खराब हो जाता है। और वहां खड़े सभी बच्चे उसको देखकर सभी बच्चे हंसने लागते हैं। दीप्ति भी हेस्ट अस लड़के के पास जाकर कहती है, आकृष तुम्हारे टू खैर नहीं, आज तुम्हारे मम्मी टू तुम्हारे क्लास लगाने वाली है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है। तभी वो लड़का कहता है, क्या दीदी? तभी कृतिका पीछे से अपने हाथ में मिट्टी पकड़ कर आती है और दीप्ति के गाल पर थोड़ी सी और बाकी उसके कपड़ों पर लगाते हुए कहती है, क्लास 2 ऐप तेरी भी लगेगी। तभी दीप्ति भी कृतिका को मिट्टी लगाते हुए कहती है, हम सब एक दूसरे की क्लास लेते हाउ चली। वहां सभी लोग मिट्टी से खेलने लगते हैं। ये सब देखकर अजिंक्य जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है, ये लड़की तो सच में पागल है। ऐसा कहकर वो हेस जा रहा था। यहाँ दीप्ति ने भी अपने हाथ में पानी का पाइप लेकर सब पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया था और सब ऐसे ही मस्ती कर रहे द भीगते हुए नच रहे द। तभी अजिंक्य दीप्ति के सामने आकर यूज घूर कर देखता है और कड़क आवाज में कहता है, ये क्या हो रहा है? दीप्ति अपना सर झुका लेती है और अजिंक्य के पास जाती है और अजिंक्य के गाल पर जल्दी से मिट्टी लगा के भागते हुए कहती है, ये हो रहा है मिस्टर अग्डू।
दीप्ति हेस्ट हुए भागने लगती है और अजिंक्य भी दीप्ति के पीछे भागते हुए कहता है, रुको मैं अभी बता हूँ तुम्हें। अजिंक्य सिंघानिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। ऐसा बोलकर दीप्ति को भागते हुए पकड़ लेता है। दीप्ति अपने दोनों कान पकड़कर पपी फेस बनाते हुए कहती है, मिस्टर एक्डू सॉरी। अजिंक्य अपने हाथ की मिट्टी दीप्ति को लगते हुए कहता ओक, और वो भी दीप्ति के साथ मस्ती करने लगता है। देहरादून। देहरादून में सानेकुल देवी के मंदिर के पूजा कंप्लीट कर ली और वो सभी लोग होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच दीप्ति ने साधना जी को दवाई लेने के लिए टाइम टू टाइम कॉल किया था और वो उनके बारे में जानकारी लेती रहती थी और थोड़ी देर में सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। एवनी और विराज ने भी ज्यादा मस्ती नहीं की थी। हाश और खुशी साधना जी को मनाने की कोशिश करते हैं पर साधना जी उनसे बात भी नहीं करती। इधर दीप्ति के घर दीप्ति सभी बच्चों से कहती है, जाओ बच्चों अपने अपने घर जाकर चेंज करके तुम सभी पढ़ाई करने बैठो। मुझे पता है तुम सबके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, फिर तुम लोग 1 महीने तक मस्ती एनएचआई करोगे और दुनिया भर की टेंशन लोगे। तो एक बात हमेशा याद रखा, ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड एनएचआई बना जो किसी भी बच्चे की कैपेबिलिटी को बता सके। पास होने के लिए नहीं, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ान और 1 महीने तक मस्ती करने के लिए। इस दीदी को भूल हाई जाना पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो कभी भी आ सकते हो। ऑक्टू चलो निकलो अभी जल्दी जल्दी। सभी बच्चे दीप्ति को हक करते हैं और चले जाते हैं। कृतिका भी अपने रूम में चली जाती है। दीप्ति अंदर जाने को होती है तो अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, कैसे कर लेती हो ये सब? दीप्ति कहती है, क्या? अजिंक्य कहता है, अपने पराये सबकी खुशियों का ख्याल रखती और अपने खुशी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इन 2 दिनों में बस दूसरों के लिए ही करते देखता है तुम्हें, पर खुद के खुशी के लिए कुछ भी करते एनएचआई देखा। दीप्ति कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप? फिर धीरे से अजिंक्य के कान में जाकर कहती है, मैं भी सेल्फिश हूँ, ये सब मैं अपने लिए हाई टू करती हूँ। सबकी चेहरे पर खुशी देखते ही मेरे दिल को अलग ही सुकून मिलता है। टू हुई ना मैं सेल्फिश। और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जात है। अजिंक्य दीप्ति को देखकर कहता है, ये एक हाई पीस है इस दुनिया में और ये पीस सिर्फ तेरा है। अजिंक्य तुमसे दूर रहना अब मुश्किल हो रहा मेरी सोना, अब बस जल्दी से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अजिंक्य भी अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही हेस्ट हुए एक और दिन निकल जाता है, पर इस दौरान अजिंक्य का प्यार दीप्ति के लिए एयर बढ़ता ही जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब अजिंक्य और दीप्ति को रेयांश विला जाना था। सभी लोग जो देहरादून गए थे आज दोपहर तक मैसरी एन वाले दिए लिए दीप्ति और अजिंक्य सुबह सुबह ही निकलने वाले थे। सुबह के 6 बजे दीप्ति रेडी होकर नीचे आ जाती है। उसने आज सिंपल ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना था और वो हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। वो जल्दी से मंदिर जाकर आरती करने लगती है। आरती पूरी होने के बाद वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। कुछ देर में अजिंक्य रेडी होकर नीचे आ जाता है। उसने आज ब्लैक कॉलर 3 पीस सूट पहना था, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था। अजिंक्य आकर डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाता है, तभी कृतिका भी आके टेबल पर बैठ जाती है। दीप्ति किचन से ब्रेकफास्ट लेकर आती है और दोनों को सर्व करती है। कृतिका कहती है, तक दीप्ति ट्यून मेरी बहुत हेल्प और ट्यून मेरा ख्याल भी रखता। दीप्ति गुस्से में कहती है, तुझे टू अब मैं पीटूंगी एनएचआई टू चुप चाप नाश्ता कर। ऐसा कहकर वो नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में अजिंक्य अपना नाश्ता खत्म करके अपना सूट ठीक करते हुए उठता है और कहता है, चलो दीप्ति हमें निकलना है। कृतिका कहती है, चलो मैं भी घर के लिए निकालती हूँ। दीप्ति कहती है, तू हमारे साथ चल रही है? कृतिका कहती है, नहीं मैं कैसे? दीप्ति कहती है, तुझे एवनी दीदी ने कार्ड दिया है और तू हमारे साथ हाई जाएगी, ये कंफर्म है? कृतिका कहती है, पर मम्मी पापा से एक बार पूछना पड़ेगा। दीप्ति कहती है, मैंने बात कर ली है और वो दोनों मान गए हैं, बस तेरे कपड़े लेने हैं घर वे। कृतिका कहती है, ठीक है। तीनों बाहर की ओर चले जाते हैं। वहां खड़ी गाड़ी को देखकर कृतिका मुंह फाड़ के एक तक देखती है और दीप्ति से पूछती है, हम इस गाड़ी में जाने वाले हैं? दीप्ति कहती है, अब बाहर खड़ी
है तो इसी में जाएंगे। कृतिका कहती है तुझे पता है ये गाड़ी कौन सी है? दीप्ति कहती है तुझे पता है ना मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ एनएचआई पता। तभी कृतिका दीप्ति से कहती है हाँ यार तू तो किताबी कीड़ा है, पढ़े के अलावा और कोई कम किया है ट्यून। कृतिका दीप्ति से कहती है ये एक लिमिटेड एडिशन के BMW का है जो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। ये सुनकर दीप्ति सवालिया नजरों से अजिंक्य की तरफ देखी है जो उस ही घूर रहा था। दीप्ति अजिंक्य के तरफ देखते हुए अपनी आईब्रोज यूसीएच के एक कर पूछती है सच्ची में ये इतनी रेयर का है? अजिंक्य कहता है हाँ। अजिंक्य सिंघानिया को ऑर्डिनरी चीज पसंद नहीं है और तीनों गाड़ी में बैठने लगते हैं। कृतिका एच की सीट पर बैठने के लिए जाती है तभी अजिंक्य कृतिका रूड वॉइस में कहता है तुम पीछे बैठो और दीप्ति का हाथ पकड़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर यूज ड्राइवर सीट के बाजू में बिठा देता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी रेयांश विला के लिए निकल जाती है। रेयांश विला में अजिंक्य, दीप्ति और कृतिका पहुंच जाते हैं। कृतिका दीप्ति से उसका रूम पूछकर रूम में चली जाती है। दीप्ति अजिंक्य से कहती है सब लोग आज एन वाले हैं तो मैं लंच का देख लेती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन की ओर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि शेफ को चक्कर आ रहा है और वो गिरने लगता है। दीप्ति जल्दी से जाकर शेफ को पकड़ लेती है और पूछती है क्या हुआ है अंकल जी, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। शेफ कहता है नहीं माम मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलकर वो खाना बनाने लगता है। दीप्ति इस शेफ के हाथ से सामान लेकर कहती है ओप जानिए आज खाना मैं बनाऊंगी। शेफ कहता है इन्हें चाहिए माम 50 लोगों का खाना बनाना है और अगर मैडम जी को पता चला कि आपने खाना बनाया है तो वो बहुत नाराज हिंज। दीप्ति कहती है उसकी चिंता आप मत कीजिए। ऐसा बोलकर अस शेफ को एक ग्लास में जूस देती है और कहती है आप ये पीजिए तब तक मैं आपको दवाई लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर वो दवाई लेने जाती है। थोड़ी देर में वो दवाई ले आती है पर अस शेफ ने अभी तक जूस नहीं पिया था। दीप्ति कहती है क्या आपको जल्दी ठीक एने चाहिए होना है? शेफ कहता है होना है ना मैडम जी। दीप्ति जल्दी से कहती है तो फिर जूस पीजिए और दवाई खाए। शेफ जूस पीकर दवाई खाकर सर्वेंट क्वार्टर के तरफ चला जाता है। वो जैसे हाई किचन से बाहर जाता है उस वहां अजिंक्य खड़ा दिखता है। शेफ डरते हुए कहता है एस सर मैंने उन बहुत माना किया पर वो मानी नहीं। अजिंक्य बिना उसकी तरफ देखे बिना एक्सप्रेशन के संगत आवाज में कहता है ठीक है तुम्हारे रूम डॉक्टर आकर तुम्हें चेक कर लेंगे और वो किचन के अंदर चला जाता है। दीप्ति वहां सर्वेंट्स को कुछ समझा रही थी तभी अजिंक्य अंदर आता है और सभी की तरफ घूर के देखता है जिससे सभी अपना सर झुकामी किचन से भर चले जाते हैं। दीप्ति जो अभी तक अपने काम में बिजी थी यूज पता ही नहीं था कि अजिंक्य किचन में आ चुका है। इस वक्त दीप्ति की पीठ अजिंक्य के तरफ थी और वो अपना काम कर रही थी। अजिंक्य एक झटके से उसका हाथ पकड़कर पीछे घुमा देता है जिससे दीप्ति अजिंक्य के सीने से जा लगती है। अजिंक्य दीप्ति से हाइट में थोड़ा बड़ा था और दीप्ति अजिंक्य के शोल्डर तक ही आती थी इसलिए वो अपनी गर्दन उठा के अजिंक्य को देखते हुए पूछती है ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अजिंक्य दीप्ति के चेहरे से बालों की एक लत को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है तुम खाना मत बनाओ, मैं यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट से सबके लिए खाना ऑर्डर करा देता हूँ। दीप्ति कहती है क्यों, मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अजिंक्य कहता है क्या तुम्हें नहीं पता 50 लोगों का खाना कितना होता है और तुम अकेले इतनी जल्दी कैसे बनाओगे खाना, सब लोग आ जाएंगे दीप्ति कहती है अगर मैं कुछ करने का सोच लूं तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे एनएचआई हट्टी। और वैसे भी मिस्टर अगडू आपको मेरी चिंता करने की जरूरत एनएचआई में मैं सब हैंडल कर लूंगी। अजिंक्य अपने कंधे उचका कर कहता है ठीक है तो मैं देखता हूँ तुम इतने जल्दी खाना कैसे बनाती हो। दीप्ति कहती है ओक पर डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अजिंक्य वही कुर्सी लगवाकर बैठ जाता है। वो एक तक दीप्ति के काम करने के स्टाइल को देख रहा था। वो एकदम प्रोफेशनल की तरह बड़ी सफाई से काम कर रही थी और ठीक 4 घंटे की मेहनत के बाद वो खाना पूरा तैयार कर देती है। अजिंक्य दीप्ति के पास जाकर अपने रुमाल से उसके सर से स्वेट पोंछते हुए कहता है तुम तो सच में कमल की हो। दीप्ति बड़ी अदा से अपनी छोटी पीछे करते हुए कहती है हाँ वो तो मैं हूँ। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती है और दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। अजिंक्य, दीप्ति और कृतिका सोफे पर बैठे हुए तभी उन्हें गायों के रुकने की आवाज आती है और दीप्ति एक्साइटेड होकर खड़ी होती है और कहती है वाह वो सब आ गए। तभी उस दरवाजा से साधना जी
सुधा, हर्ष, खुशी, रेयांश, विराज, एवनी, रेयांश के मम्मी पापा और सौरभ आते हुए दिखते हैं। सौरभ जल्दी से अजिंक्य के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रेयांश कहता है, यार सौरभ, तुम छुट्टी पर हो और मेरी शादी एंजॉय करो, क्या इस डेविल का असिस्टेंट बने घूम रहे हो? तभी अजिंक्य गुस्से भरी आवाज में कहता है, शट अप रेयांश। वही दीप्ति आंखों में आंसू लिए साधना जी के सामने जाती है और लगते हुए कहती है, नानी माँ, आई मिस यू सो मच। ऐसा कहकर वो साधना जी के गाल पर छोटी सी किस कर देती है। अवनी और विराज दीप्ति को देख रहे थे, तभी अवनी की नजर सामने खड़ी कृतिका केडब्ल्यू तरफ जाती है। अवनी कृतिका को सबसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, इनसे मिलिए, ये है दीप्ति की बेस्टी। और अवनी उसके गले लग जाते हैं। कृतिका से अलग होकर अवनी कहती, वाह दीप्ति, आज ट्यून खाना बनाया है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो सब लोग खाना खाने चलते। हाँ, दीप्ति कहती है, हाँ सीडी आते ही खाने के बारे में पूछो, अपनी बहन के बारे में एनएचआई पूछो। अवनी कहती है, सॉरी डार्लिंग। ऐसा कहकर दीप्ति के गले लग जाती है। रेयांश की मम्मी कहती ही, दीप्ति बेटा आपने खाना कब बनाया, शेफ बना लेते ना। दीप्ति कहती है, आंटी जी शेफ अंकल की तबीयत खराब थी और वो खाना एनएचआई बना पा रहे थे, मैंने बना लिए। दीप्ति कहती है, सॉरी आंटी जी, बिना आपके परमिशन के आपके किचन में खाना बनाया। रेयांश की माँ कहती है, आप हमारी बेटी जैसे हैं, सॉरी मैं बोलिए, आपका तो हक है, चलो इसी बहाने हमें आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर सब लोग फ्रेश होने चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दीप्ति सबको खाना सर्व करने लगती। टेबल पर खाने की टेबल पर बहुत सारे वैरायटी थी जो दिखने पर किसी प्रोफेशनल ने बनाया हो ऐसा लग रहा था। दीप्ति सबको खाना परोसकर हर्ष और खुशी को भी खाना परोसती है। दोनों कुछ भी एनएचआई बोलते का साधना जी उनसे नाराज थी। सभी लोग खाने की तारीफ करते हुए नहीं ठाकते, सब हाई खाने की तारीफ करते हैं। तभी कृतिका कहती है, हमारी दीप्ति को अपने ससुराल में किसी को खुश करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, उसके हाथ का खाना खाके तो हर कोई फ्लैट हो जाएगा। दीप्ति कृतिका को डांट हुए कहती है, इनफ कृतिका, तुझे बोला ना शादी का टॉपिक मत छेड़ा कर, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। और वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। साधना जी कृतिका से कहती है, बेटा तुम बार बार उसके शादी के बात मत निकला करो, याद है ना उसके साथ क्या हुआ, दैट उसके बाद कोई भी लड़की शादी की बात सुन के नाराज हो जाएगी, यूज थोड़ा टाइम दो। ऐसा कहकर वो उठकर चली जाती है। सभी लोगों का खाना हो चुका था। अजिंक्य कृतिका से गस से कहता है, तुम्हारे वजह से दीप्ति की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, वरना तुम कहाँ गायब हो जाओगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बोलकर वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है। दीप्ति अपने कमरे में बैठकर 1 साल पहले हुई उस घटना को याद करती है जब उसके नानी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन्होंने दीप्ति को एक लड़के से शादी करने को कहा था। सारी तैयारी हो चुकी थी, उसने अपनी दादी के कहने पर शादी के लिए हाँ की थी। वो मंडप में दुल्हन बनकर इंतजार कर रही थी, पर उसका दूल्हा नहीं आया। रात भर इंतजार करने के बाद वो सुबह एक लड़की के साथ आया। उस लड़के ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली थी और साथ की दीप्ति बहुत बेइज्जती की थी। इस हादसे से दीप्ति को सदमा सा लग गया था और वो उस सदमे से खुद को नहीं निकाल पाती। बहुत कोशिश के बाद वो समीर पर विश्वास करती है, पर वो भी उसका विश्वास तोड़ देता है। ये सोच दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके कमरे ना दरवाजा खुलता है और दीप्ति अपनी सोच से बाहर आकर पीछे पलटकर देखती है तो उसके सामने अजिंक्य खड़ा था। वो दीप्ति के पास आकर जल्दी से अपने गले लगा लेता है। दीप्ति भी उसके कपड़ों को कस पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। अजिंक्य बस प्यार से उसके सर को सहलाता है और यूं जी भर के रोने देता है। कुछ मिनट बाद दीप्ति का रोना बैंड हो जाता है और वो अजिंक्य से अलग होकर अपना चश्मा निकलकर आंखें पोंछती है और फर से चश्मा लगा लेती है। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, नीचे जाओ, तुम्हारे दीदी इंतजार कर रही है। दीप्ति हाँ मैं अपना सर हिला के रूम से चली जाती है। वो नीचे जाके देखती है तो वहां विराज, रेयांश, एवनी और कृतिका उसका हाई वेट कर रहे थे। दीप्ति नीचे आ जाती है और सबके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, आप सब यहाँ कैसे? सभी लोग एक साथ कहते हैं, चलो शॉपिंग करने चले, कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएगी तो फिर घर के बाहर नहीं जा पाएंगे। दीप्ति कहती है, ओक चलिए। तभी पीछे से अजिंक्य आता है और अजिंक्य भी उसके साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। अजिंक्य के गाड़ी के आगे 5 और पीछे 5 गाड़ियां चल रही थी। तभी दीप्ति पूछती है, मिस्टर अंडू, ये हमारे गाड़ी के आगे पीछे इतनी गाड़ियां क्यों है? अजिंक्य कहता है, हमारे सेफ्टी के लिए। दीप्ति कहती है, मगर इसकी क्या जरूरत है? अजिंक्य कहता है, क्योंकि मैं द ग्रेट अजिंक्य सिंघानिया हूँ जो किसी डेविल से कम नहीं है। दीप्ति कहती है, अच्छा जी। तभी अजिंक्य की गाड़ी एक बहुत बड़े मॉल के सामने आकर रुकी जो मैसूरी का बहुत बड़ा मॉल था जहाँ हर तरह के महंगे कपड़े मिलते हैं। दीप्ति अजिंक्य से कहती है, हम
यहाँ का आए हैं, यहाँ बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कहती है चलिए दूसरे मॉल जाते हैं। अजिंक्य यूज रोकते हुए कहता है नहीं, हम आज यही शॉपिंग करेंगे। दीप्ति शांत हो जाती है क्योंकि अजिंक्य की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। अब तक रेयांश, अवनी, विराज और कृतिका भी आ जाते हैं। सौरभ अजिंक्य और दीप्ति के साथ हाय आया था। अजिंक्य सौरभ से कहता हाँ मॉल की अरेंजमेंट हो गई है। सौरभ हाँ मैं सर हिला देता है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। अजिंक्य ने दीप्ति का हाथ पकड़ रखा था। सौरभ उनके पीछे था और बाकी सब भी उन्हीं के पीछे चल रहे थे। अजिंक्य रुक के बिना पीछे मुड़े कहता है जब सबकी शॉपिंग हो जाए तो वो यही हमारा इंतजार करना। ऐसा बोलकर वो दीप्ति को लिफ्ट की ओर लेकर चला जाता है। ये मॉल अंदर से बहुत सुंदर और एक्सपेंसिव था, इसलिए दीप्ति यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लिफ्ट 5th फ्लोर पर आकर रुकती है जहाँ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के सामान मिलते हैं। अजिंक्य दीप्ति को वहां के एक स्टोर में लेकर जाता है और दीप्ति से कहता है जो लेना है लो। दीप्ति कहती है मुझे यहाँ से कुछ भी एनएचआई चाहिए। अजिंक्य थोड़ा गुस्से में कहता है मुझे मेरी बात रिपीट करने के आदत एनएचआई है, सो डू व्हाट आई से। दीप्ति अजिंक्य को देखते हुए कहती है ठीक है मैं खरीदूंगी, पर मैं आपको आपके पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस करूंगी। अजिंक्य कहता है उसकी कोई जरूरत एनएचआई है, चुपचाप शॉपिंग करो। ऐसा कहकर वो सेल्स गर्ल को कपड़े दिखाने का इशारा करता है और दीप्ति कपड़े देखने लगती है। तकरीबन 3 घंटे के बाद वो एक पिंक कलर का सिंपल सा पर प्यारा सा चूड़ी डा लॉन्ग फ्रॉक चूज करती है, पर उसका रेट देखकर अपना थूक गटकते हुए कहती है 5 लाख की ड्रेस। दीप्ति अजिंक्य से कहती है ये ड्रेस है या सोना 5 लाख का भी कोई ड्रेस पहन सकता है क्या? एनएचआई, मुझे एनएचआई लेना है ये ड्रेस। अजिंक्य कहता है शट अप, हम इसे ले रहे हैं। ऐसा कहकर वो दीप्ति को दूसरे ड्रेस देखने को कहता है। दीप्ति कहती है नहीं बस हो गया, अगर और लेने को कहोगे तो मैं ये भी एनएचआई लूंगी। अजिंक्य दीप्ति की नाक को प्यार से खींचते हुए कहता है ओक्शोना जो तुम कहो। ऐसा कहकर वो दीप्ति की तरफ देखकर मुस्कुराता है। दीप्ति अजिंक्य को देखते हुए पूछती है शोना ये कैसा नाम है? अजिंक्य प्यार से कहता है बिल्कुल तुम्हारे तरह, और दोनों मॉल से निकल जाते हैं। दीप्ति कहती मिस्टर एंडू ड्रेस टू ली हाई एनएचआई हमने। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम्हारे कमरे में मिल जाएगी तुम्हें, अब चलो। ऐसा कहकर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। आज अवनी और रेयांश के हल्दी का फंक्शन था। दीप्ति बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी फंक्शन के लिए। सुबह के वक्त दीप्ति उछल कूद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हॉल में खड़े अवनी, रेयांश, विराज उस रोकते हुए कहते हैं दीप्ति रुक जा, एनएचआई टू गिर जाएगी। तभी दीप्ति के पैर आपस में उलझ जाते हैं और वो सीढ़ियों से गिरने लगती और वो डर के मारे अपने आंखें बैंड कर लेती है। तभी उसके कमर पे किसी की पकड़ का एहसास होता है और वो आंखें खोल कर देखती है तो अजिंक्य मुस्कुराते हुए उसी देख रहा था। अजिंक्य ने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था। आज पहली बार दीप्ति उसकी गहरी काली आंखों मैं कहीं खो सी गई थी। ऐसे ही थोड़ी दीप्ति को पकड़कर अजिंक्य दीप्ति को सीधा खड़ा कर देता है और दीप्ति सीधा होकर नीचे देखती है तो सभी लोग उन्हें को मुंह खोलकर एक तक देख रहे थे। दीप्ति सबकी नजरें अपने तरफ देखकर ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे आने लगती और इधर अजिंक्य की टू जैसे किसी के देखने की कोई फोकत हाई नहीं है और हो भी क्यों ना, वो आखिर द ग्रेट अजिंक्य सिंघानिया है। वो किसी से थोड़ी डरता है, उससे सब डरते हैं। ऐसे ही दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर से एक आवाज आती है। सब लोग यूएस और देखते हैं। दरवाजे पर एक 55 साल की औरत खड़ी थी जिसने चमकीले रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर भड़कीला मेकअप लगाया हुआ था। यह है साधना जी की बड़ी बेटी करिश्मा है। करिश्मा के साथ एक 60 साल का आदमी खड़ा है जिनसे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए दी, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था। यह है करिश्मा जी के पति साहिल। उनके राइट में एक लड़की खड़ी हुई है जिसने बहुत छोटी ड्रेस पहनी थी, उसकी ड्रेस घुटनों तक है। उसने अपने चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ है जो यूज और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। इसका नाम है शिल्पा। ये तीनों शादी के लिए ही आए हैं। दीप्ति जैसे ही 3 देखती है वो डर से कांपने लगती है और पीछे जाने लगती है। सब लोग उनसे जाकर मिलते हैं। तभी करिश्मा की नजर दीप्ति पर जाती है जो धीरे धीरे पीछे जा रही थी। करिश्मा दीप्ति को कहती है ये लड़की रुक। दीप्ति रुक जाती है। करिश्मा दीप्ति के सामने आकर खड़ी हो जाती है और यूज ऊपर से नीचे तक घुरेर के देखती है। दीप्ति उनको देखकर अपनी आंखें नीचे झुका लेती है और डर से कांपने लगती
है तभी साधनजी दीप्ति के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और दीप्ति का हाथ कास के पकड़ लेती है। दीप्ति जल्दी से साधना जी के पीछे जाके चुप जाती है। साधना जी गुस्से में करिश्मा से कहती है, तुम कभी सुधारने वाली नहीं हो ना, मेरी बच्ची को डराना बैंड करो, दिख नहीं रहा वो डर रही है। करिश्मा कहती है, आप तो बस इस मनहूस की फिक्र करो, मैं और हाश तो आपके लिए जैसे मायने ही नहीं रखते। हॉल में इस वक्त हाश का परिवार रेयांश, अजिंक्य और सौरभ भाई मौजूद दिए लिए करिश्मा और साधना जी अपनी बात करना शुरू करते हैं। तभी साधना जी गस से कहती है, भूलो मत मैं तुम्हारे माँ हूँ। करिश्मा जल्दी से कहती है, मुझे इस मनहूस से बात करनी है, हटिए सामने से। साधना जी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। तुमने पहली बार जो काम किया था उसके बाद 1 महीने तक डिप्रेशन में रही थी मेरी फूल जैसी बच्ची, बल्कि तुम हाय नहीं, तुम्हारी ये बेटी और तुम्हारा वो बेटा, तुम तीनों मेरी बच्ची से दूर रहो वरना इस बार मैं अपना आपा खो दूंगी। ऐसा कहकर वो शिल्पा और करिश्मा को वार्निंग भरे लहजे में देखती है। तभी शिल्पा साधना जी को पीछे करते हुए दीप्ति को गले लगाते हुए कहती है, हाय मेरी प्यारी बहन, पिछली बार मजा आया था ना, इस बार उससे भी ज्यादा मजा करने गे। ऐसा कहकर वो यूज चिढ़ने लगती है। दीप्ति कुछ रिएक्ट नहीं करती। शिल्पा कहती है, बच के रहना मेरी बहना, शादी में कुछ भी गैर बैड नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो एक डेविल हंसी हेस्ट है। एवनी जल्दी से दीप्ति को पकड़कर कहती है, याद रखना इस बार मैं हूँ दीप्ति के साथ, वैसे भी तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। शिल्पा एवनी से कहती है, इसकी वजह से मुझे मत सुनाओ दी, ये इसी लायक है। तभी विराज गस से तमटमेट हुए कहता है, खबरदार मेरी बहन को कुछ भी कहा तो मैं अपनी हेड भूल जाऊंगा। पिछली बार दीप्ति ने बचा लिया था तुम माँ बेटी को, पर याद रखा शिल्पा, अगर इस बार कुछ भी हुआ तो मुझे भूलने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि दीप्ति के तरह तुम भी मेरी बहन हो, समझी। शिल्पा मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। दीप्ति जल्दी से साधना जी के गले लगकर रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। पीएलएस नानी माँ एवनी दीप्ति से कहती है, डार्लिंग तू डर मत, रिलैक्स कर, देख कुछ नहीं होगा। दीप्ति कांपते हुए कहती है, नहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना रहा। वो बोल हाय रही थी कि तभी अजिंक्य जल्दी से आकर दीप्ति का हाथ पकड़कर यूज अपने कमरे में ले जाने लगता है। अजिंक्य दीप्ति को कमरे में लेकर आता है। दीप्ति अभी भी डर से कांप रही थी। अजिंक्य दरवाजा बैंड करके जल्दी से दीप्ति को अपने गले लगा लेता है और दीप्ति फूफैक कर रोने लगती है। वो तकरीब 10 मिनट तक रोती है, पर वो अब भी डर से कांप रही थी। अजिंक्य दीप्ति के पीठ को सालेट हुए कहता है, वो तुम्हारे बड़ी माँ है ना, क्या किया है उन्होंने मुझे, बैठो मैं छोड़ूंगा नहीं अन लोगों को। दीप्ति डरते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं करना। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अजिंक्य दीप्ति के चेहरे को हाथ में पकड़कर कहता है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील के। ऐसा कहकर वो दीप्ति का चश्मा निकलकर बेड पर फेंक देता है और दीप्ति के होठों को अपने होठों से बैंड कर देता है। अजिंक्य दीप्ति को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। अजिंक्य अपनी आंखें बैंड करके बड़े प्यार से दीप्ति के लोअर लिप और फर अपर लिप को बारी बारी सक कर रहा, स्मूच कर रहा था। वही दीप्ति हैरानी से अजिंक्य को देख रही थी। दीप्ति ए जॉनी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। दीप्ति अपने दोनों हाथ अजिंक्य के सीने पर रेन के यूज दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर अजिंक्य उसके हाथ पकड़कर दीवार से पता बेटा है और दीप्ति को किस करना जारी रखा है। दीप्ति भी अपनी आंखें बैंड कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गाल पर आकर जाता है। तकरीबन 5 मिनट तक अजिंक्य दीप्ति को किस करता है। उसके बाद भी अजिंक्य दीप्ति के होठों को छोड़ने के लिए तैयार ही एनएचआई था। यूज दीप्ति के होठों का रस पीना बहुत अच्छा लग रहा था। अजिंक्य 7 मिनट बाद दीप्ति को छोड़ देता है। दीप्ति जोर से सांस ले रहा था, वही दीप्ति अपनी आंखें झुका के अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा ही शर्मा रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसके होठ सक करने की वजह से सूज गए थे। तभी अजिंक्य दीप्ति के चीन को पकड़कर उसके चेहरे को उठाकर ऊपर करता है। दीप्ति अपनी नजरें उठा के ऊपर देखती है तो अजिंक्य उसी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अजिंक्य अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा टेस्टी हो सोना। दीप्ति की तो बोलती बैंड हो जाती है। वो अजिंक्य को दूर धक्का देते हुए कहती है, मुझे एनएचआई पता था, इतना बड़ा आदमी चोर भी हो सकता है, आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। ऐसा कहकर वो रोने जैसा मुंह बना लेती है। अजिंक्य यूज अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, अच्छा तू ऐसी चोरी मैं बार बार करना चाहूंगा। ऐसा कहकर तिरछा मुस्कुरा देता है। दीप्ति शर्मा के नीचे सर झुका लेती है। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अजिंक्य दीप्ति से दूर होकर उसका चश्मा बेड से उठाकर उस पहना देता है। दीप्ति जल्दी से अपने आप को थिक करती है और अपनी लिपस्टिक चेक करती है।
दरवाजा खुलते ही रेयांश और सौरभ घूर के अजिंक्य को देख रहे थे। अजिंक्य सवालिया नजरों से दोनों को देखता है, तभी पीछे से दीप्ति कमरे से बाहर निकल जाती है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इसलिए दरवाजे पर कौन है उसने देखा ही एने चाहे। रेयांश अजिंक्य से कहता है, यार तू कब से लिपस्टिक लगाने लगा है। रेयांश की बात सुनकर अजिंक्य मिरर के सामने जाता है तो उसके होठों पर दीप्ति के होठों की लिपस्टिक लगी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी से मुस्कान आ जाती है और वो दीप्ति और उसके फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगता है। रेयांश की पीछे से आवाज आती है, भाई ट्यून टू आज तक किसी भी लड़की को अपने इतने पास आने एने चाय दिया और तुझे हमेशा परफेक्ट चीजें हाई पसंद है। फिर दीप्ति वो इतना बोल ही रहा था, तभी अजिंक्य रेयांश की बात बेवचे में ही काट कर अपने होठों की लिपस्टिक पोंछते हुए कहता है, आई एम इन लव। रेयांश तुम बिलीव एनएचआई करोगे लेकिन मुझे दीप्ति से प्यार हो गया है। रेयांश कहता है, भाई 7 साल छोटी है तुझसे। अजिंक्य अपने कंधे उचकते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करता हूँ, यूज अपना बना के रहूंगा। रेयांश कहता है, पर वो तुझसे प्यार कैसे करेगी, तू सब जानता ही होगा। अजिंक्य कहता है, मैं उस अपने प्यार का एहसास कराऊंगा, यूज यकीन करूंगा मेरे प्यार पर। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। सौरभ भी अजिंक्य के पीछे चला जाता है। इधर दीप्ति अपने कमरे में जोर जोर से आहें भर रही थी कि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट किस था। वो शौक भी थी और परेशान भी। रेयांश विला शाम के वक्त सब लोग तैयार होकर नीचे आ रहे थे। हॉल में येलो कलर के फूलों से सजावट की हुई थी। हॉल माच कलर के लाइट अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। सब लोग आज बहुत खुश थी। अवनी और रेयांश को आज हल्दी लगने वाली थी। अवनी को मेहंदी पहले ही लगा दी गई थी। मेहंदी और संगीत का फंक्शन कल होने वाला था। अजिंक्य के रूम में आज भी अजिंक्य ने अपना डेवल आवरा बरकरार रखते हुए 3 पीस सूट पहना हुआ था, जबकि सब लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहने दी। अजिंक्य आज बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने बाल गेल से प्रॉपर सेट किए थे। वो रेडी होकर बाहर हॉल में आकर बैठ जात है। अजिंक्य दीप्ति का इंतजार कर रहा था। सभी लोग अब तक हॉल में आ चुके थे और हल्दी की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दीप्ति अवनी के साथ सिद्धियों से आ रही थी। सबकी नजर अवनी पर थी और अजिंक्य की नजर बस दीप्ति पर ही कहीं ठहर सी गई थी। वो एक तक दीप्ति को देख रहा था। उसने आज येलो कलर का शरारा पहना हुआ था। उसने अपनी बालों को पीछे खुला छोड़कर अपने चेहरे पर आ रही लातों को रोल किया था। उसने येलो कलर की छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। आंखों पर थोड़ा सा काजल और लिनियर लगाया था उसने। उसके चश्मे में आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहे थी। होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक उस पर बहुत सूट हो रहे थे। दीप्ति अवनी को नीचे लाकर उसकी जगह पर बिठा देती है और वो बाजू में जाके खड़ी हो जाती है। यूएस की नजर उसके बड़ी मम्मी और शिल्पा पर जाती है और वो डरने लगती है। तभी किसी से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पासाकर उसके हाथ को कास कर पकड़ लिया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो अजिंक्य उसके बाजू में ही खड़ा था। अजिंक्य उसके कान में जाकर कहता है, शोना तुम्हें उनसे डरने की जरूरत एने चाहिए है। मैं उन्हें तुम्हारे आसपास भी एने चाय आने एने चाय दूंगा। तुम बस फंक्शन को एंजॉय करो। ऐसा कहकर वो मुस्कुरा देता है और दीप्ति हाँ मैं अपना सर हिला देती है। वो अजिंक्य के कान में कहती है, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए मिस्टर अकदू। अजिंक्य एक हाई शब्द कहता है, एने चाय। दीप्ति पपी फेस बने हुए कहती है, पल्स। अजिंक्य उसकी मासूमियत देखकर हाथ छोड़ देता है और दीप्ति जल्दी से किचन में हलीडी का बोल लेने चली जाती है। वो हलीडी का बोल लेकर आती है और सबसे पहले रेयांश को हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद एवनी को लगाने के लिए सबसे पहले करिश्मा आगे आती है और कहती है, मैं इसकी बुआ हूँ, हेलेटू पहले मैं हाई लगाऊंगी। ऐसा कहकर हल्दी अपने हाथ में लेके जैसे हाई लगाने को होती है, अवनी जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहती है, सॉरी बुआ, पर मुझे हल्दी सबसे पहले मेरी डालाइन ही लगाएगी। ये सुनकर सब लोग अवनी को देखते हैं। करिश्मा कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू अपने शादी के फंक्शन में इस मनहूस को कैसे इन्वॉल्व कर सकती है। अवनी टॉन्ट भरे अंदाज में कहती है, अगर मेरा बस चलता तो यहाँ से सबसे पहले एक माँ बेटी को निकलती। सब उसकी बात का मतलब समझ जाते हैं। अवनी दीप्ति से कहती, हर मुश्किल में हर मोड़ पर साथ दिया है इसने। मेरा बहन होने के बावजूद मुझे एक माँ की तरह संभलता है जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा था। और आप बताइए बुआ, आपने अब तक क्या किया मेरे और विराज के लिए? कुछ भी। NHI टू बेटर होगा, आप पीछे हट जाए।
अवनी जल्दी से उठकर दीप्ति का हाथ पकड़कर उस हल्दी लगाने को कहती है। दीप्ति साधना जी की तरफ देखती है तो वो हाँ मैं अपना सर हिला देती है। दीप्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अवनी को हालत लगा देती है और अलग हो जाती। इस वक्त दीप्ति के हाथों पर हल्दी लगी हुई थी, वो अपना हाथ धोने के लिए ऊपर जा रही थी, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा और दीप्ति दीवार से सटा कर खड़ा कर दिया। दीप्ति ने देखा उसके सामने अजिंक्य खड़ा है। वो अजिंक्य से कहती है, मिस्टर अगदू कहीं आपका दिमाग तो खराब एने चाहिए ना, जाने दीजिए मुझे। अजिंक्य कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं, सब लोग नीचे हल्दी लगा रहे हैं, मुझे भी हल्दी लगवाना है। दीप्ति भोलेपन से कहती है, ठीक है आप जीजू के पास जाइए, वो लगाएंगे। अजिंक्य कहता है, ट्रिपल ए हाँ मुझे तो तुम्हारे हाथों से लगवाना है। ऐसा कहकर वो दीप्ति के हल्दी वाले हाथ उठाकर अपने गाल पर प्यार से लगाता है। दीप्ति कहती है, अब तो पक्का हो गया है आपका, स्क्रू देला है। अजिंक्य कहता है, व्हाट डू यू मीन। दीप्ति कहती है, कुछ एने चाय। दीप्ति कहती है, अच्छा अब आपने लगा ली ना हल्दी, अब जाने दीजिएगा मुझे। अजिंक्य कहता है, ऐसे कैसे, तुमने मुझे हल्दी लगाए तो मुझे भी लगाना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर वो दीप्ति के चेहरे पर झुक जाता है और अपना एक गल दीप्ति के गोल गुलाबी गाल से टच करता है और उसके गाल की हल्दी दीप्ति के गाल पर लग जाती है। ऐसा ही दूसरे गाल पर भी हल्दी लगाता है और दीप्ति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अजिंक्य को देख रही थी। जब अजिंक्य उससे दूर होता है वो अजिंक्य के आंखों में देखकर कहती है, आपको ऐसा एनएचआई करना चाहिए, दूर रहा कीजिए मुझसे। ऐसा कहकर दीप्ति जाने लगती है। अजिंक्य दीप्ति को बैक हक करके कहता है, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो सोना, एकदम प्रिंसेस के जैसे। दीप्ति अजिंक्य के बात सुनकर शर्मा जाती है और उसका हाथ चुड़ा के वहां से चली जाती है। किचन में दीप्ति अपने लिए जूस बना रही थी, तभी वहां शिल्पा आ जाती है और अपने हाथों में चाकू पकड़कर दीप्ति के पास जाती है। दीप्ति उस देखकर डर जाती है। दीप्ति कहती है, शिल्पा दी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिल्पा कहती है, बहुत पंख निकल आए हैं ना तेरे, चलो आज उस काट देते हैं। दीप्ति एनएचआई में अपना सर हिला के रोने लगती है। शिल्पा दीप्ति के हाथ पर चाकू रख कर जैसे ही प्रेस करने लगती है, किसी ने आस का हाथ कासकर पकड़ लिया। ये और कोई एनएचआई बल्कि अजिंक्य है। फ्लैशबैक, अजिंक्य जब किचन के पास से गुजर रहा था तो यूज अंदर से रोने की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए किचन में आता है और अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। फ्लैशबैक ओवर, अजिंक्य ने शिल्पा का हाथ कासकर पकड़ रखा था और वो एक झटके से यूज दीप्ति से दूर करके धकेल देता है, जिससे शिल्पा एक आह की आवाज के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। अब तक सब लोग आवाज सुनकर किचन में आ जाते हैं और शिल्पा को जमीन पर गिरे देखकर सवालिया नजरों से अजिंक्य की तरफ देखने लगते हैं। अजिंक्य गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, दीप्ति से दूर रहो वरना अगली बार जमीन पर एनएचआई तिरंगा सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। वो करिश्मा के पास जाकर वार्निंग भरे लहजे में कहता है, आज जो हुआ उस पहली गलती समझकर माफ किया है। अगर तुम दोनों माँ बेटी दीप्ति ने दीप्ति को हार्म करने की कोशिश की ना तो तुमने तो अजिंक्य सिंघानियाहू नाम सुना ही होगा। मैं किसी पर भी रहम एनएचआई खता औरतों पर भी नहीं, यू गेट दैट। ऐसा कहकर वो किचन से चला जाता है। सौरभ भी अजिंक्य के पीछे चला जाता है। अजिंक्य सौरभ से सख्त लहजे में कहता है, दो बातें तुमने तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में स्किप की है, कल तक दोनों बातों के बारे में जानकारी चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग सिवाय अजिंक्य के उसने खाना खाने से मना कर दिया था। दीप्ति को ये सुन के बहुत बुरा लगा। उस लगता है शायद उसकी वजह एसडब्ल्यू अजिंक्य कहना एनएचआई खा रहा है और वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। अजिंक्य के रूम के सामने दीप्ति अपने हाथ में खाने की ट्रे पकड़े खड़े होकर सोच रही थी कि उस अंदर जाना चाहिए या भी अंदर जाना सही होगा या भी। फिर सो अपने आप से कहती है, इस अगडू ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है दीप्ति, अब सही हो या गलता जाकर खाना द मिस्टर अगडू को दीप्ति दरवाजा खटखटाती है। अजिंक्य की गुस्से से आवाज आती है, जो भी है निकल जाओ। दीप्ति कहती है, मिस्टर अगडू प्लीज डोर ओपन कीजिए। अजिंक्य जल्दी से डोर ओपन करता है। वो दीप्ति के हाथ में खाने की ट्रे देखकर मुस्कुराते हुए साइड हो जाता है। दीप्ति रूम में आकर सोफे के सामने रखे टेबल पर खाने की ट्रे रख देती है। अजिंक्य भी दीप्ति के पास आकर बैठ जाता है, जिससे दीप्ति अनकंफर्टेबल फील करके थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। अजिंक्य फिर दीप्ति के पास आकर बैठ जाता है। दीप्ति गुस्से से अजिंक्य के चेहरे को देखती है टू यूज अजिंक्य के चेहरे से लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक एनएचआई है। दीप्ति तुरंत अजिंक्य से पूछती है, मिस्टर अगडू क्या आपकी तबीयत ठीक एनएचआई है।
अजिंक्य को फीवर है। दीप्ति बेड पर लैपटॉप ओपन रखा देखकर पूछती है आपकी तबीयत खराब है और आप काम कर रहे थी। अजिंक्य कहता है मुझे कोई फर्क एनएचआई पड़ता, कल तक ठीक हो जाऊंगा। दीप्ति कहती है बिल्कुल एनएचआई और हाथ पकड़कर अजिंक्य को सोफे से उठा कर कहती है चलिए मेरे साथ, और अजिंक्य को बेड पर लिटा के उस कंबल उड़ाते हुए कहती है आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद दीप्ति अपने हाथ में ठंडे पानी का बाउल और रुमाल लेकर आती है। अजिंक्य ये देखकर अपनी आईब्रोज यूसीएचके पूछता है ये क्या है। दीप्ति कहती है आपके किए आपको फेवर है नाटू, सर पर पट्टी रखने से फीवर कम हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अजिंक्य के बेड बाजू में आकर बैठ जाती है और अजिंक्य के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगती है। दीप्ति अजिंक्य से कहती है वैसे आपको फेवर है तो आपका खाना खाने का मन एनएचआई है तो आपका क्या खाने का मन है मुझे बताइए मैं बना देती हूँ। अजिंक्य कहता है मुझे कुछ एनएचआई खाना, तुम हो ना यहाँ तो अब अच्छा लग रहा है। दीप्ति कहती है मैं समझी एनएचआई। अजिंक्य कहता है बाद में समझ जाओगी। दीप्ति उठकर खड़ी हो जाती है और अजिंक्य से आराम करने का बोलकर किचन में चली जाती है। अजिंक्य आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज फिर दीप्ति ने उसकी केयर की थी। करिश्मा के कमरे में करिश्मा और शिल्पा आज हुई बात के बारे में सोच रहे थे। तभी करिश्मा कहती है इस मनहूस को यहाँ से जाते जाते सबक सिखा के ही जाऊंगी, छोड़ूंगी एनएचआई इसको। शिल्पा कहती है मॉम भाई को कॉल करके बुलाओ, अब वो हाई इस मनहूस को सबक सिखाएंगे। करिश्मा किसी को कॉल करके कल आने का कहती है और शैतानी हंसी हेस्ट हुए कहती है अब इस मनहूस को पता चलेगा, इसकी वजह से माँ ने हमें प्रॉपर्टी से भी दखल किया, मेरी माँ को मुझसे दूर किया, अब इसे अच्छा सबक मिलेगा। अजिंक्य के रूम में दीप्ति अपने हाथ में पकड़े तराई में सूप का बाउल लेकर साथ हाई मेडिसिन लेकर आती है। दीप्ति अजिंक्य के पास बैठकर कहती है सूप पर लीजिए फिर दवाई खाइए और आराम कीजिए, पता है ना कल संगीत है। अजिंक्य कहता है हाँ ठीक है पर तुम्हें मुझे सूप पिलाना होगा और मेडिसिन भी देनी होगी। दीप्ति बिना कुछ कहे सूप को स्पून में लेकर अजिंक्य की तरफ बढ़ा देती है। अजिंक्य बहुत प्यार से सूप पी रहा था, कुछ ही देर में वो सूप पूरा खत्म कर देता है। दीप्ति अजिंक्य को पानी पिलाकर दवाई देते हुए कहती है खा लीजिए। अजिंक्य दवाई खा लेता है। दीप्ति जाने को होती है तभी अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है बैठो ना, मेरे पास बात करनी है तुमसे। दीप्ति पीछे मुड़ के कहती है क्या बात करनी है आपको। ऐसा पूछते हुए दीप्ति बैठ जाती है। अजिंक्य यूएस से पूछता है तुम्हारे शादी के बारे में इतनी गलत रे क्यों है। दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजिंक्य कहता है तुम मुझे बता सकती हो। दीप्ति हेस्ट हुए अजिंक्य जो सब कुछ बता देती है और आखिर में कहती है मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं अपनी नानी माँ के साथ ही रहूंगी, वैसे भी शादी करके किसी का भला नहीं हुआ आज तक। अजिंक्य कहता जरूरी एनएचआई जो एक बार हुआ वो बार बार हो। दीप्ति कहती है 2 बार 2 हो चुका है, अब और किसी का धोखा झेलना की हिम्मत एनएचआई है और ना ही भरोसा करने की हिम्मत है। फिर दीप्ति कहती है बहुत रात हो गई है, आप आराम कीजिए और हाँ काम मत करना ओक। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रेयांश विला में अलग ही खुशी छाई हुई थी, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थी। अजिंक्य अपने किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी था और दीप्ति जल्दी जल्दी सिद्धियों से उत्तर कर अजिंक्य के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अजिंक्य जैसे हाई कॉल एंड करके पीछे मुड़ता है, दीप्ति उस बच्चों के तरह डराते हैं पर अजिंक्य टू अजिंक्य है, उसके चेहरे पर कोई इमोशन एनएचआई था। दीप्ति मुंह बनाते हुए कहती है डरने की एक्टिंग भी नहीं कर सकते आप। अजिंक्य कहता है अजिंक्य सिंघानिया ने डरना नहीं सीखा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। दीप्ति अजिंक्य के हाथ को टच करके पूछती है आपकी तबीयत ठीक है ना मिस्टर अकदू। अजिंक्य कहता है किसी ने इतनी अच्छी तरह से केयर की तबीयत जल्दी से ठीक हो GYI। दीप्ति आई रोल करके नौटंकी करते हुए पूछती है सच्ची में। तभी अजिंक्य के पीछे से आवाज आती है कैसे है मेरी प्यारी बहना। दीप्ति आवाज सुन के आवाज के तरफ देखती है और उसके मुंह से निकलता है कार्तिक भाई। कार्तिक दिखने में बेहद हैंडसम था, उसने जीन्स और टी-शर्ट पहना था और अभी उसके चेहरे पर दीप्ति को देखकर शैतानी मुस्कान थी। दीप्ति जल्दी से अजिंक्य के पीछे छुप जाती है। अजिंक्य दीप्ति से कहता है तुम्हें इससे डरने की जरूरत एनएचआई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ समझी ना।
तभी कार्तिक दीप्ति के पास आकर कहता है, यूएस दिन के बाद आज मुलाकात हुई है तुमसे, वैसे तुम पहले से थोड़ी पतली हो गई है पर तुम अब भी मोटी और चश्मिश हो। दीप्ति डरते हुए कहती है, भाई। तभी कार्तिक झट से कहता है, चिड़िया यूएस दिन OGYI थी पर इस बार पिंजरे में फंस ही जाएगी। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। दीप्ति अजिंक्य के पीछे से निकलकर राहत की सांस लेते हुए कहती है, इनको भी आज ही आना था। ऐसा बोलकर वो अजीब अजीब चेहरे बनाते हैं। अजिंक्य उसका चेहरा देखकर मुस्कुराता है और दीप्ति यूज पूछता है, तुम खुश NHI हो उस यहाँ देखकर करो टू गायब करा डू। दीप्ति हैरानी से अजिंक्य को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, गायब करा डू से का मतलब है आप अजिंक्य के हट है जो सोच रही हो वही। दीप्ति जल्दी से कहती है, बिल्कुल NHI, माना कि मुझे वो अच्छे NHI लगते पर भाई है मेरे, समझे आप, सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम माई ब्रदर। ऐसा कहकर दीप्ति जाकर काम में बिजी हो जाती है। शाम के वक्त रियाश विल्लाल में सभी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे क्योंकि आज विला में मेहंदी और संगीत की तैयारी चल रहे थे। साधना जी दीप्ति के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। दीप्ति दरवाजा खोल देती है। दीप्ति कहती है, नानी माँ क्या हुआ? साधना जी कहती है, जल्दी से नीचे आजा मेहंदी लगाने के लिए। दीप्ति कहती है, आप चलिए मैं आती हूँ। सारी औरतें पहले से हॉल में मेहंदी लगा रहे थे। दीप्ति भी जल्दी से नीचे आ जाती है। दीप्ति जाकर साधना जी के पास खड़ी हो जाती है। अवनी दीप्ति के पास आकर खड़े हो जाती है। अवनी दीप्ति से कहती है, चल डार्लिंग मैं तुझे मेहंदी लगा देती हूँ। दीप्ति कहती है, सॉरी दीदी पर मुझे NHI लगवाना। मेहंदी अवनी कहती है, लगाना ही पड़ेगा तुझे, तेरी जिद NHI चलेगी समझी। ऐसा कहकर वो जल्दी से दीप्ति को सोफे पर बिठा देती है और मेहंदी लगाना शुरू करती है। दीप्ति छेड़ते हुए कहती है, PLS दीदी थोड़ी से लगाओ, मुझे ये मेहंदी वेहंदी पसंद NHI है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा कहकर वो अपना मुंह फुला लेती है और बैचलर्स की सब ग्रुप हंसने लगते हैं। इस ग्रुप में रेयांश, अवनी, विराज, दीप्ति, सौरभ और कृतिका थे। अजिंक्य टू सबसे अलग ही था। दीप्ति सबको देखते हुए कहती है और कहती है, बहुत हंसी आ रही है ना सबको। अब जितने भी यहाँ बैठे हंस रहे हैं वो सब लोग अपने हाथ पर मेहंदी लगाएंगे। सब लोग शौक से दीप्ति को देखने लगते हैं। तभी दीप्ति जोर जोर से हेस्ट हुए कहती है, मजाक था यार, और सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर में दीप्ति की मेहंदी पूरी हो जाती है और वो उठकर गार्डन की तरफ चली जाती है। दीप्ति गार्डन में बड़े से पेड़ के नीचे चेयर पर बैठ जाती है और किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। अजिंक्य दीप्ति के साइड में आकर बैठ जाता है और गला थिक करते हुए कहता है, उम्हू कहाँ खो गए हैं आप मैडम? दीप्ति कहती है, बस यही सोच रहे हो कैसे एक ही दिन में किसी के लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। एक लड़की के साथ किसी और लड़के का नाम जुड़ जाता है जिंदगी भर के लिए, बस यही सोच रही थी। दीप्ति अपनी साइड में रखा एक स्क्वायर शेप का बड़ा सा बॉक्स उठाकर अजिंक्य को देती है और कहती है, आपने बहुत कुछ किया है अब तक मेरे लिए, तो बस इसीलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपकी दी हुई ड्रेस की तरह एक्सपेंसिव NHI है पर बहुत प्यार से बनाया है मैंने। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और अजिंक्य वही बैठे गिफ्ट अनरेप करता है। उसने अजिंक्य की बहुत सुंदर हेस्ट हुए पेंटिंग बनी हुई झी जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि अभी बात करने लगेगी। अजिंक्य खुद से कहता है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है तुम्हारे गिफ्ट मेरी सोना, कल कुछ ऐसा होगा जो तुम अपनी लाइफ में कभी भी NHI भूल पाओगी। ऐसा कहकर वो दीप्ति की पेंटिंग को अपने सीने से लगा लेता है। हॉल में सब लोग अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। विराज और शिला स्टेज पर होस्ट के जगह पर खड़े होने वाले दूल्हा दुल्हन अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। वही सबसे लगा अजिंक्य के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव सोफा लगाया हुआ था और उसके बहुत दूर बाकी सबके बैठे का अरेंजमेंट किया हुआ था। तभी दीप्ति जल्दी जल्दी भाग कर नीचे आती है क्योंकि वो आज लेट हो गई थी। दीप्ति ने आज पिंक कलर का लहंगा पहना था और शादी की तरह ओढ़नी पहन रखी थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े दी, आंखों में लीनियर अनपढ़ चश्मा, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके, हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां और पैरों में छम छम पायल के साथ वो भाग रही थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है और दीप्ति गिरने लगती है पर एक हाथ ने यूज कास कर पकड़ लिए। जब दीप्ति ने अपने आप को संभाल कर देखा तो सामने कार्तिक एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। कार्तिक दीप्ति से कहता है, चिड़िया उड़ जाएगी अपने पिंजरे के लिए।
ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दीप्ति भी नीचे आ जाती है। आज हॉल में बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, जिसे देखकर दीप्ति थोड़ा डर गई कि दीप्ति ऐसे किसी फंक्शन का हिस्सा ही नहीं बनी थी कभी। दीप्ति एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है कृतिका के साथ। तभी अजिंक्य वहां आ जाता है और बस एक तक दीप्ति को ही देखते रहता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद कृतिका कहती है, सिर आप कहाँ खो गए। अजिंक्य होश में आता है और दीप्ति का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। दीप्ति कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अजिंक्य उस अपने सोफे के पास ले जाकर कहता है, यहाँ बैठो चुपचाप। दीप्ति कहती है, मिस्टर अगडू पर आपके आसपास अनाटू माना है सबके लिए और मैं कैसे बैठ सकती हूँ, प्लीज जाने दीजिए। अजिंक्य कहता है, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो सोना, तुम सबसे अलग हो। और वो बैठ जाता है। दीप्ति को भी अपने बगल में बिठा देता है। शिल्पा और विराज कई स्टार्ट करते हैं और वो लोग अवनी और रेयांश को डांस के लिए बुलाते हैं। वो दोनों बहुत प्यारे से रोमांटिक सॉन्ग पर रोमांटिक डांस करते, जिसे देखकर दीप्ति बहुत खुश होकर बच्चों की तरह तालियां बजती है और अजिंक्य दीप्ति की हरकतों पर ज्यादा ध्यान देता है। वो दीप्ति की हरकतें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अवनी विराज के बाद हाश और कोमल, शिल्पा, विराज डांस करते हैं। उनके बाद रेयांश के भाई बहन, रेयांश के मम्मी पापा डांस करते हैं। उस बाद सडनली दीप्ति का नाम अनाउंस होता है। अजिंक्य कहता है, तुमने बताया एनएचआई कि तुम भी डांस करने वाली हो। दीप्ति कहती है, मिस्टर अगडू मुझे भी एनएचआई कहा पता था कि मैं डांस करने वाली हूँ। अजिंक्य सवालिया नजरों से दीप्ति को देखता है तो दीप्ति हाँ मैं अपना सर हिला देती है। उसके बाद अजिंक्य शिल्पा की तरफ देखता है तो उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो दीप्ति से कहता है, कोई जरूरत एनएचआई है, अगर तुम्हें डांस एनएचआई करना तो मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। दीप्ति कहती है, आज का दिन अवनी दीदी का है और मैं इसे खराब एनएचआई करना चाहती, आप बस मेरा डांस देखो। ऐसा कहकर वो स्टेज पर चली जाती है। स्टेज पर दीप्ति जाकर खड़ी हो जाती है। शिल्पा और विराज स्टेज पर ही खड़े थे। शिल्पा कहती है, आप सबको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आज मेरी छोटी प्यारी बहन दीप्ति खुद ही गाना गाएगी और डांस भी करेगी। ये सुनकर तो अजिंक्य टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है अब दीप्ति क्या करेगी और शिल्पा को गुस्से से घूरने लगता है। शिल्पा और विराज स्टेज के नीचे चले जाते हैं। विराज कहता है, जानबूझकर किया ना तुमने वो सब, आर यू मैड, इतने सारे लोगों के बीच तुमने उस नीचा दिखाने के लिए ये सब किया ना। तभी दीप्ति म्यूजिशियन को गाना बताकर स्टेज पर आ जाती है और वो अपना डांस गाना गेट हुए शुरू करती है। दीप्ति के गाने के बोल कुछ ऐसे थे, ये गलियां ये चोबरा, यहाँ आना ना दोबारा, अब तुम टू भय परदेसी के तेरा यहाँ कोई एनएचआई के तेरा यहाँ कोई एनएचआई। दीप्ति इतने आंचे से नाच रही थी कि सबकी नजरें यूएस पर ही ठहर जाती है। अजिंक्य टू बस दीप्ति में खोसा जाता है। दीप्ति ऐसे ही कुछ देर नाचने के बाद अवनी को भी स्टेज पर ले आती है। दोनों बेचने जमकर नाचती है। आखिर में गले लगकर रोने लगती है। उनका इतना प्यार देख कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाना थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। सभी लोग दीप्ति की तारीफ करते नहीं थक रहे। दीप्ति स्टेज से नीचे उतर जाती है। सब लोग बस दीप्ति के डांस और गाने की तारीफ करते हैं। शिल्पा को तो कोई पूछता भी एनएचआई नहीं। इससे शिल्पा और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। ऐसे ही संगीत सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। वही हमारी दीप्ति एक टेबल पर मजे से खाना लेकर खाना खा रही थी। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे भी खाना खाना है। दीप्ति कहती है, रुकिए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और खड़ी हो जाती है। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेट में खाना है। दीप्ति कहती है, आर यू मैड मिस्टर अगडू, सब लोग हैं यहाँ, मैं आपके साथ एनएचआई खाने वाली समझे आप। अजिंक्य कहता है, टू फर ठीक है, ये हॉल खाली हो जाए तो खाओगी ना। दीप्ति मोह बनेट हुए कहती है, पल्स मिस्टर अगडू यहाँ नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रात को सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और दीप्ति किचन में सर्वेंट्स की काम में हेल्प कर रही थी। तभी वहां अजिंक्य आ जाता है और दीप्ति का हाथ पकड़कर यूज ऊपर टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। दीप्ति कहती है, क्या कर रहे हैं आप, मुझे काम भी खत्म नहीं करने दिया, कहाँ लेकर जा रहे हो। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, यार तुम बोलती बहुत हो, चुपचाप चलो मेरे साथ, और दोनों ऊपर टेरेस पर पहुंच जाते हैं। दीप्ति सामने देखती है कि टेरेस पर रेड फूलों के पंखुड़ी की परत बिछी हुई है। बीच में टेबल है जहां 2 चेयर्स है। टेबल पर डिनर रखा हुआ था और चारों ओर रेड और व्हाइट बैलून्स लगे हुए। दीप्ति सब कुछ देखकर एकदम शॉक हो जाती है और अजिंक्य की तरफ देखते हुए पूछती है, ये क्या है मिस्टर अगडू।
अजिंक्य कहता है अब यहाँ हम साथ खाना खा सकते हैं और कोई एनएचआई देखेगा, वैसे तो मुझे किसी का डर एनएचआई है, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अजिंक्य दीप्ति को चेयर पर बिठा देता है, अपनी चेयर उसके चेयर के पास लाकर बैठ जाता है और वो खाना एक हाई प्लेट में सर्व करता है और दीप्ति को इशारे से खाना खिलाने को कहता है। दीप्ति यूज खाना खिलाने लगती है और अजिंक्य भी दीप्ति को खाना खिलाता है, दोनों एक हाई प्लेट में खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद दीप्ति कहती है रात बहुत हो गई है, मुझे नीचे जाना चाहिए। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है बैठो ना थोड़ी देर। दीप्ति कहती है 11 बज गए हैं और इतनी देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ऐसा बोलकर वो वापस जाने लगती है। थोड़ी दूर जाके वो रुक जाती है और बिना पीछे मुद्दे कहती है दोबारा ऐसा कुछ करने की जरूरत एने चाहिए, आपको मुझे पसंद एने चाहिए। ऐसा बोलकर वो टेरेस से चली जाती है। करिश्मा के रूम में करिश्मा, शिल्पा और कार्तिक तीनों बैठे हुए तभी शिल्पा गुस्से से कहती है माँ यूएस मनहूस को अच्छा सबक सिखाने की कोशिश की थी, पर पता एने चाहे यूएस मोती ने इतने जल्दी गाना और डांस कैसे सीख लिया। कार्तिक कहता है छोड़ो बहना, कल जो होगा उस वो हमेशा याद रखेगी, उस कल इस दुनिया से ही भेजने का इंतजाम किया है, कल के बाद वो और कोई सूरज उगता हुए एनएचआई देख पाएगी, मैं छोड़ूंगा। एनएचआई यूज प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन लेकर मार देंगे। करिश्मा कहती है क्या सोचा है ट्यून कार्तिक। कार्तिक कहता है आपको पता चल जाएगा कल मॉम। ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अजिंक्य के रूम में अजिंक्य बेड पर लेटकर सोच रहा था कि कल शादी होने के बाद दीप्ति यहाँ से चली जाएगी, पर यूज इस समय के बीच कुछ ऐसा करना होगा जो यूज दीप्ति से कभी दूर ना जाने दे। अजिंक्य कल के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों में दीप्ति से दूर जाने की बेचैनी वही दूसरी और दीप्ति की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वो सोच रही थी ये 1 हफ्ता उसके लिए कितना अच्छा रहा और वो कल से वो अपना डेली रूटीन चालू कर देगी। दीप्ति सोचती है कैसे कोई उसकी इतनी फिक्र कर सकता है। अजिंक्य के साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोच रहे थी तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाकर देखती है तो उसके फोन पर समीर नाम फ्लैश हो रहा था। वो गुस्से से फोन काट देती है, फिर से उसका फोन बजता है। लगभग 4 बार फोन बजने के बाद वो कॉल रिसीव कर लेती है। दीप्ति कॉल रिसीव कर लेती है और सामने से आवाज आती है हेलो दीप्ति कैसे हो। दीप्ति डायरेक्ट पूछती है क्या काम है, बोलो कॉल क्यों किया। सामने से समीर कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। दीप्ति साफ शब्दों में कहती है पर मुझे तुमसे कोई बात एनएचआई करनी है। समीर कहता है कल सुबह 8 बजे रेयांश विला के पास वाले कैफे में आकर मिलो। समीर कहता है बहुत जरूरी बात है, प्लीज एक बार आकर मिलो। दीप्ति कहती है ये पहली और आखिरी बार है, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है और सो जाती है। सुबह के वक्त हॉल में बहुत चहल पहल थी, सभी लोग काम में बिजी थी। आज तो हाश और खुशी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, आखिर हो भी करना उनकी इकलौती बेटी की शादी जो है। वो लोग बड़े उल्लास के साथ काम में हाथ बता रहे। दीप्ति तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसने सिंपल सा ग्रीन कलर का सूट पहना था और वो अपने हाथ में पर्से लेकर नीचे आती है जहां हॉल में सदनाजी जी सुधा के साथ बैठे हुए थे, साथ ही उनके साथ रेयांश, विराज, शिल्प, कार्तिक, सौरभ बैठे हुए। दीप्ति साधन जी के पास आके उनके पैर छूती है और कहती है नानी माँ मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, उसके बाद शादी के लिए रेडी हो जाऊंगी। साधना जी दीप्ति को हाँ का इशारा करती है, तभी दीप्ति रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है क्या जीजू मुझे तो लगा आप भी दीदी के तरह अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, लेकिन आप तो ऐसे बैठे हो जैसे आपकी शादी ही एनएचआई है आज। वो आगे कहती है देख लीजिए आज आपसे तो मेरी दीदी ही सुंदर लगेगी। रेयांश कहता है ऐसे जैसे हम भी आपकी दीदी से कम एनएचआई है, आज आप हमें देखनेगी तो बस देखते ही रह जाएंगी साली साहिबा। दीप्ति कहती है ठीक है तो फिर देखते हैं जीजू। रेयांश कहता है देख लेना। बात खत्म करके दीप्ति विला से चली जाती है। हॉल में रेयांश सौरभ से अजिंक्य के बारे में पूछता है। सौरभ कहता है सिर अभी बाहर गए हैं, कुछ जरूरी काम था उन्हें। मुंबई की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज जिसका नाम नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी था, जहां मुंबई के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां की फीस अफोर्ड करना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इजी एनएचआई होगा। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 10 मंजिला है। यूनिवर्सिटी का गार्डन बहुत बड़ा है जहां 4 से 5 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, जिसमें आरुष और आरुषि है। जी हाँ, ये आरुष और आरुषि का कॉलेज है। आरुष और आरुषि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। सब लोग बड़े जोर जोर से हंसकर बातें कर रहे थे, तभी एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो जाता
वहां बैठे सभी लोग यूएस लड़के को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी अन में से एक लड़का कहता है, विकास तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझ टूरिस्टिक ते किया था ना कॉलेज से। कारण कहता है, यू जस्ट शट अप, मैं आरुष से बात करने आया हूँ। विकास दिखने में ठीक ठाक है, उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, मस्क्यूलर बॉडी के साथ वो अच्छा हट्टा खट्टा नौजवान है। वो आरुष से कहता है, तेरी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से निकला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर आरुष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, ट्यून गलती की थी, जिसकी सजा तुझे मिली, तुझे टू जेल में होना चाहिए दैट। ये सुनकर विकास भाग कर आरुष की तरफ आता है और यूज मारने के लिए हाथ उठाता है। आरुष ने भी जल्दी से बचकर कारण के मुंह पर घुसा दे मारा। ऐसे ही दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे। तभी वहां खड़े फ्रेंड्स और आरुषि दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोनों एनएचआई रुकते वो दोनों तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर उत्तरुद। तभी वहां यूनिवर्सिटी के टीचर्स आ जाते हैं और दोनों को अलग करके विकास को यूनिवर्सिटी से बाहर करने लगते हैं। विकास चीख चीख कर कहता है, आरुष सिंघानिया, मैं तुझे मारकर हाय दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। आरुषि आरुष को यूनिवर्सिटी के एक रूम में लेकर जाती है, जहां 2 डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल का पूरा सामान मौजूद था। ये कॉलेज का मेडिकल रूम है। डॉक्टर आरुष का फर्स्ट एड करके यूज इंजेक्शन लगा देते हैं। आरुषि कहती है, भाई वापस आ जाएंगे, तू बहुत दांत पड़ने वाली है तुझे। आरुष कहता है, हाँ बहना, अब कुछ एनएचआई हो समता दांत तो पड़ेगी। मैसरी के रेस्टोरेंट में दीप्ति अंदर जाती है तो वहां पहले से ही समीर बैठा हुआ था। समीर दीप्ति को देखकर खड़ा हो जाता है। दीप्ति उससे बिना कुछ कहे चेयर पर बैठ जाती है और समीर कहता है, लुकिंग क्यूट दीप्ति। दीप्ति साफ साफ कहता है, पॉइंट की बात पर आओ समीर, मेरे पास तुम्हारे फालतू के बातों के लिए टाइम एनएचआई है। समीर कहता है, ठीक है पहले कुछ ऑर्डर कर लो। दीप्ति और समीर कॉफी ऑर्डर करते हैं। समीर दीप्ति से कहता है, अब तक नाराज हो मुझसे। दीप्ति कहती है, नाराज अपने से होता है, तुम तो मेरे कोई एनएचआई हो, फिर तुमसे कैसे नाराजगी। यही इनकी बातें चल ही रही थी, पर कोई और ऐसा था जो दोनों की बातें सुन रहा था और ये था अजिंक्य। अजिंक्य अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ आया था और वो दीप्ति के पीछे ही बैठा था, जिससे दीप्ति उस देख नहीं पाती, पर दोनों की बात सुनकर अजिंक्य समझ जाता है ये दीप्ति है और वो किसके साथ आए हैं ये भी समझ जाता है। ये सोचकर वो गुस्से से अपनी मुठिया बैंड कर लेता है। दीप्ति कहती है, अगर तुमने यही पूछने के लिए बुलाया है तो आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। समीर कहता है, तो ठीक है, सीधा पॉइंट पर आता हूँ, थोड़ी देर रुक के। वो कहता है, आई लव यू दीप्ति। दीप्ति के चेहरे पर यह सुनकर कोई एक्सप्रेशन एनएचआई द वही अजिंक्य गुस्से से आग बबूला हुए जा रहा था। दीप्ति कहती है, हो गया तुम्हारा या और भी कुछ कहना है। समीर कहता है, आई ट्रूली डीपली मैडली इन लव विद यू दीप्ति। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। दीप्ति गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, कितने बेशरम हो तुम, जो तुमने किया उसके बाद भी तुम ये कहने की हिम्मत रखते हैं। वाव, पर तुम सुन लो, मैं तुमसे प्यार एनएचआई करती समझे, और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे लिए कोई मैटर करते हो। दीप्ति आगे कहती है, तुम तो एकदम यूजलेस हो। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। समीर जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे यूजलेस कहा। दीप्ति समीर से हाथ छुड़ा कर कहती है, ओ सॉरी, तुम तो उससे भी गैर गुजरे हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। तभी समीर कहता है, दीप्ति पीएलएस मेरे प्यार को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी दीप्ति बिना कुछ कहे जाने लगती है। समीर जोर से कहता है, ओ तो तुम यूएस बुद्धि के वजह से मुझसे दूर भाग रही हो ना, क्या हो अगर वो मर जाए तो तुम अकेले हो जाओगी। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है। दीप्ति गुस्से से उसकी ओर देखते हुए उसके पास आती है। दीप्ति समीर के पास जाने लगती है और अब तक तो अजिंक्य भी खड़ा होकर पीछे मुड़ जाता है। वो देखता है दीप्ति इस वक्त वापस आ रही है। दीप्ति समीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। समीर कुछ कहता उससे पहले ही रेस्टोरेंट में चटक की आवाज गूंजती है और समीर का चेहरे एक साइड झुका हुआ होता है, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। दीप्ति जल्दी से समीर का कॉलर पकड़ कर कहती है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम तो पहले से भी ज्यादा गिर गए हो। समीर, अगर मेरी नानी माँ के खिलाफ कुछ कहा ना तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी एनएचआई देखा। रेस्टोरेंट के सब लोग दीप्ति और समीर को ही देख रहे थे। दीप्ति कहती है, क्या हुआ,
शर्म आ रही है समीर, और मेरा क्या, मैंने तो तुमसे प्यार किया था पर तुमने क्या किया, तुम तो किसी लड़की के प्यार के लायक ही नहीं हो, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना समझे। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी समीर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, क्या समझती हो तुम खुद को, कहीं की रानी हो तुम। दीप्ति कहती है, उतने बड़े सपने मेरे हैं भी नहीं, वो तो तुम थे। खैर छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे मुंह लगकर मैं अपने आप को गंदा एनएचआई कर सकती। अजिंक्य सामने आकर दीप्ति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ मेरी सोना को, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है। दीप्ति अजिंक्य को देखकर चौंक जाती है और कहती है, एनएचआई मिस्टर अगडू, ऐसे कोई बात एनएचआई है। समीर अजिंक्य को देखकर पहचान लेता है और रही सही कसर उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने कर देते। समीर अजिंक्य को देखकर कहता है, आप वो अजिंक्य सिंघानिया सिर है ना। अजिंक्य यूज बिना देखे कहता है, कौन हो तुम और मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे हो। ये सुनकर दीप्ति का मुंह खुला का खुला रह जाता है और समीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अजिंक्य कोल्ड पर डेंजरस वॉइस में कहता है, दूर रहो मेरी सोना से वर्ण। ऐसा कहकर वो दीप्ति का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है। डॉट और दीप्ति से कहता है, चलो बोलना शुरू करो। दीप्ति कहती है, क्या, तभी अजिंक्य कहता है, एक्सप्लेनेशन दो कि तुम यहाँ समीर के साथ क्या कर रहे थे। दीप्ति कहती है, उससे पहले आप बताइए आंसर, वो क्या था, आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं आपकी गर्लफ्रेंड कहने की, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ समझे आप। अजिंक्य दीप्ति को चटते हुए कहता है, नहीं मुझे तो लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, प्यार करती हो। दीप्ति गस से कहती है, नहीं कभी नहीं, मुझे आपसे प्यार नहीं है और आपसे तो कभी प्यार हो भी नहीं सकता। ऐसा कहकर वो रोड के तरफ जाने लगती है। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है, हम साथ जाएंगे विला। दीप्ति कहती है, नहीं मैं जैसे आई हूँ वैसे हाय चली जाऊंगी। अजिंक्य गस से कहता है, मैंने कहा बैठो। अजिंक्य और दीप्ति गाड़ी के बैक सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी अजिंक्य का ड्राइवर देव चला रहा था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, तू घर वापस कब जाने वाली हो तुम। दीप्ति कहती है, आज हाई रात की जाऊंगी, शादी के बाद कल से कॉलेज जाऊंगी। अजिंक्य कहता है, तुम आज शादी में वो ड्रेस पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की है। दीप्ति हाँ कहती है, ठीक है, और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी अजिंक्य का फोन बजता है। फोन पर रवि नाम फ्लैश हो रहा था। रवि अजिंक्य को कॉल पर अरुषा के साथ हुई विकास की लड़ाई और यूज अरुषा को धमकी देने के बारे में बताता है। अजिंक्य रॉड वॉइस में कहता है, ठीक है, इस मैटर के बारे में पता करो और कारण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बैठो, कल मैं मुंबई वापस आ रहा हुआ। हाँ, आरुष और अरुषि के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करो। पर सिक्योरिटी में व्हाइट डेविल के बॉडीगार्ड्स होने चाहिए जो ऑर्डिनरी लोगों की तरह कपड़े पहने हो। ध्यान रहे आरुषि और आरुष को सिक्योरिटी के बारे में पता ना चले। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। वो देखता है दीप्ति अपने हाय किसी सोच में खोई हुई थी। अजी क्या दीप्ति से पूछता है, क्या हुआ सोना। दीप्ति कहती है, आप क्या सच में इतने बड़े आदमी हो। अजिंक्य कहता है, अगर यकीन ना हो तो गूगल सर्च कर लो। दीप्ति कहती है, मेरा आपको मिस्टर अगडू बुलाना आपको गुस्सा नहीं दिलाता, आपको गुस्सा नहीं आता मुझे पर। अजिंक्य कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे मिस्टर अंडू काकर बुलाती हो। दीप्ति कहती है, पर वो क्यों। अजिंक्य कहता है, आज पता चल जाएगा। ऐसे ही बातें करते दोनों विला पैच जाते हैं। विला पहुंचने पर दोनों हॉल में चले जाते हैं और अपने अपने रूम में शादी के लिए रेडी होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग बाहर गार्डन में आ जाते हैं जहां शादी का मंडप लगा हुआ। डेकोरेशन एकदम बेस्ट थी, जैसे किसी बहुत बड़े इवेंट मैनेजर से डेकोरेशन कराया गया हो। सारी अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट थी। कुछ देर बाद दीप्ति रेडी हो जाती है। उसने अजिंक्य का गिफ्ट किया हुआ पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज दीप्ति बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, जो भी देखे बस देखता रहे। दीप्ति गार्डन में आकर साधना जी के पास आकर टेबल पर बैठ जाती है। साधना जी दीप्ति के कान के पीछे काजल लगाकर कहती है, आज तो मेरी बिटिया रानी बड़ी प्यारी लग रही है। दीप्ति मुस्कुराने लगती है। अजिंक्य भी नीचे गार्डन में रेडी होकर आ जाता है। उसने आज ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसने ब्लैक कलर के ब्रांडेड शूज पहने थे, हाथ में ब्रांडेड वॉच जो इस दुनिया में कुछ हाई लोगों के पास थी। वो नीचे आकर सबसे पहले दीप्ति को ढूंढने लगता है और यूज दीप्ति मिल जाती है। एक बहुत प्यारे डेकोरेटेड टेबल के सामने चेयर पर दीप्ति खिलखिला के हेस्ट हुए दिखी। अजिंक्य ने दीप्ति को देखते हाय अपने सीने पर दिल वाली जगह पर दोनों हाथ रखकर मधोशी में कहा, ये लड़की तू आज मार हाय डालेगी।
दीप्ति ने भले हाई ज्यादा मेकअप नहीं किया और ना ही भारी ज्वेलरी पहनी थी, पर वो दिखने में सबसे सुंदर थी और यूं सबसे ज्यादा सुंदर उसके फूले फूले गाल बनेट है। अजिंक्य बस दीप्ति को एक तक देखते रहता है। तभी रेयांश के मम्मी पापा अजिंक्य के पास आकर कहता है, अजिंक्य बेटा आओ चलो लाकर बैठ जाओ, शादी की रस्म शुरू होने वाली है। अजिंक्य जाकर दीप्ति के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। रेयांश के मम्मी पापा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दीप्ति का ध्यान अजिंक्य की तरफ था। हाय नहीं, वो जैसे अपने में हाय कही खुशी गेयद सदना जी अजिंक्य के तरफ देखते हुए कहती है, आज तुम्हें भी काजल लगाने की जरूरत है बेटा, वरना तुम्हें भी नजर लग जाएगी। अजिंक्य कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। तभी दीप्ति अजिंक्य के तरफ देखती है और एक तक बस देखते हाय रह जाती है। आज अजिंक्य भी कुछ कम नहीं लग रहा था। दीप्ति के अलावा गार्डन में शादी के लिए आए हर एक लड़की अजिंक्य पे ही अपनी आंखें गड़ाए हुए वो लड़कियां बस अजिंक्य के साथ एक बार बात करने को तरस रहे थे। अजिंक्य सबको इग्नोर करते हुए दीप्ति के कान में जाकर कहता है, मुझे भूख लगी है। दीप्ति कहती है, रुकिए आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो विले के अंदर चली जाती है। किचन में वो अजिंक्य के लिए प्लेट में खाना सर्व करती है और खाना लेकर किचन से बाहर आती है। तभी यूज अजिंक्य का मैसेज मिलता है कि वो उसका कमरे में इंतजार कर रहा है। दीप्ति अजिंक्य के कमरे की तरफ चली जाते हैं। वो कमरे के सामने जैसे हाई पहुंचती है। अजिंक्य दीप्ति को अंदर खींच लेता है और दरवाजा बैंड करके दीप्ति के सामने हाथ बंद कर खड़ा हो जाता है। दीप्ति अजिंक्य को खाना देते हुए कहती है, लीजिए खाना खाइए। अजिंक्य प्लेट हाथ में लेकर टेबल पर रख देता है और दीप्ति के पास जाने लगता है। ना जाने क्यों अजिंक्य के पास आने से दीप्ति के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो पीछे पीछे जाने लगी है। पीछे जाते जाते वो देवर से जा टकरेट है और डर जाती है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख देता है जिससे दीप्ति जा ना सके। ये देखकर दीप्ति हकलेट हुए कहती है, क्या हुआ मिस्टर अकदू, आपको भूख लगी थी ना, जाइए खाना खा लीजिए। अजिंक्य कहता है, वो हाई टू कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो दीप्ति का चश्मा निकल कर अपनी पंथ के जेब में फंसा देता है। ये देखकर दीप्ति समझ जाती है वो क्या करना चाहता है और एक तुरंत अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख देती है। ये देखकर अजिंक्य हंसने लगता है और फेस्ट हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर तुम ये बचकाने हरकत करोगी तो मैं वो इन्हें चाय खा पाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूं। ऐसा कहते ही वो झट से दीप्ति के दोनों हाथ दीवार से सटा कर ऊपर कर देता है और एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से दीप्ति के चेहरे को पकड़ लेता है और यूं सॉफ्टली किस करने लगता है। दीप्ति अपने होठ बैंड करके रखती है तो अजिंक्य दीप्ति के दोनों गालों को एक हाथ से प्रेस करता है जिससे उसके होठ खुल जाते हैं, जिसका फायदा उठा के वो अपनी जीभ दीप्ति के मुंह में एंटर कर देता है और उसके मुंह के हर हिस्से को पैशनेटली किस करने लगता है। अजिंक्य दीप्ति के अपर और लोअर लिप को सक करता है। करीब 10 मिनट किस करने के बाद अजिंक्य दीप्ति के हाथ छोड़ देता है। अजिंक्य दीप्ति से दूर हो जाता है। दीप्ति जोर जोर से सांसें लेने लगती है। अजिंक्य एक डेविल स्माइल के साथ अपने होठों को साफ करते हुए दीप्ति से कहता है, यार तुमसे किसके बीच में सांस नहीं ली जाती क्या। दीप्ति अजिंक्य को घूर के देखते हैं और अपने लिपस्टिक साफ करते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हो मिस्टर अकदू, आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की को किस कर सकते हो। आप क्या अपनी वाइफ के लिए अपनी फर्स्ट किस बच्चा के नहीं रखना चाहत। अजिंक्य हेस्ट हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अपनी होने वाली वाइफ को हाई किस किया है। ऐसा कहकर अजिंक्य दीप्ति को देखकर आंख मार देता है। दीप्ति आंखें घुमाकर कहती है, आपकी ये बचकानी बातें आप ही जाने। ऐसा कहकर वो अपना मुंह टेढ़ा कर देती है। अजिंक्य अपने जेब से चश्मा निकल कर दर्थी के आंखों पर लगाते हुए कहता है, तुम्हारे लिपस्टिक जल्दी निकल जाती है, अब मैं तुम्हें ऐसे लिपस्टिक गिफ्ट करूंगा जो किस करते वक्त निकले ना। अजिंक्य की बात सुनकर दीप्ति का तो शर्म से चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वो अजिंक्य को आंखें फाड़ कर देखने लगती। अजिंक्य दीप्ति से पूछता है, क्या देख रही हो, इतना भी कुछ खास एने चाहिए हूं मैं। दीप्ति कहती है, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, ये देख रही हूं। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, ये बेशर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरी सोना और खाना खाने के लिए। दीप्ति का हाथ पकड़कर प्लेट की तरफ चला जाता है और खाने का पहला बाइट दीप्ति की ओर बढ़ा देता है और दीप्ति को खाने का इशारा करता है। दीप्ति चुपचाप वो बाइट खा लेती। अजिंक्य दूसरा बाइट खुद खाते हुए कहता है, मुझे सच में भूख लगी थी। दीप्ति जल्दी से खड़े होकर कमरे से बाहर जाने लगती है पर दूर ओपन नहीं हो रहा था। वो अजिंक्य की तरफ पलटकर कहती है, अब इस दरवाजे को क्या हुआ, ओपन नहीं हो रहा। अजिंक्य कहता है, क्योंकि दूर की मेरे पास है। दीप्ति अजिंक्य के पास जाते हुए कहती है, दीजिए मुझे की और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है।
अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है और कहता है खाना खा लूं फिर साथ में जाएंगे। दीप्ति को मजबूरी में बैठना पड़ता है। गार्डन में करिश्मा, शिल्पा और कार्तिक किसी को ढूंढ रहे थे, तभी तीनों एक दूसरे को ना का इशारा करते हैं। तीनों एक तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक शिल्पा से कहता है पता है ना तुम्हें, यूएस चिड़िया को आज इस दुनिया से उड़ाना है हमें। आज दोपहर तक शादी की रस्में पूरी हो जाएगी। रात को जब दीप्ति घर जाने के लिए निकलेगी तभी हमारा प्लान स्टार्ट होगा, पर उससे पहले तुम्हें दीप्ति के दोनों पैरों को घायल करना होगा जिससे वो ठीक से खड़ी ना हो पाए। शिल्पा हाँ में इशारा कर देती है और तीनों अपने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। अजिंक्य के रूम से दीप्ति और अजिंक्य बाहर आते हैं। अजिंक्य के चेहरे पर मुस्कान थी, वही दीप्ति ने गुब्बारे जैसा अपना मुंह फूला रखा था। अजिंक्य दीप्ति से कहता है तुमने ये जो अपना मुंह फूला कर रखा है ना, तुम्हें और भी क्यूट बना रहा है, एक बार फिर रूम में चले क्या। ये सुनकर दीप्ति वहां से भागते भागते गार्डन में चली जाती है। अजिंक्य वही खड़े रहकर अपने मन में सोचता है एक किस की टू इस लड़की की ये हालात होगी, आगे तेरा क्या होगा अजिंक्य। इधर दीप्ति सीधे अपनी टेबल के पास आकर बैठ जाती है और मन में कहती है ये मिस्टर एक्डू आज मुझे मार हाय डेलेंज क्या हो गए है उन्हें, पागल इंसान कहीं के। ऐसा कहकर वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। साधना जी दीप्ति को देखते हुए पूछती क्या हुआ बिटिया रानी, ऐसे क्यों सांस ले रही हो। तभी वहां अजिंक्य आकर बैठ जाता है और शरारती अंदाज से कहता है हाँ हाँ दीप्ति बैठो ना, तुम्हारी नानी माँ को क्या हुआ है तुम्हें। और दीप्ति की तरफ देखकर मुस्कुराता है। दीप्ति गस से अजिंक्य को घूर कर देखती है और कहती है कुछ नहीं नानी माँ, एक मेंढक को देख लिया था बस इसलिए। वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि सब लोग दीप्ति का इशारा समझ रहे थे। अजिंक्य दीप्ति को GHURR कर देखता है और मन में कहता है क्या इस लड़की ने मुझे मेढक कहा, एक बार शादी हो जाए फिर इसे बताऊं ये मेढक कितना उछल सकता है, और मुस्कुराने लगता है। रेयांश की मां दीप्ति के पास आकर कहती है दीप्ति बेटा शादी के मुहूर्त को अभी टाइम है, तू चली टैप तक कुछ नाच गाना हो जाए। वैसे भी तुम्हारा गाना और डांस देखकर हम तो तुम्हारे फैन हो गए हैं। दीप्ति जोश के साथ खड़ी होकर कहती है कहने चाहे आंटी जी पहले हमारे दूल्हा दुल्हन को तो ले आए। ऐसा कहकर वो अवनी को लाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद अवनी दुल्हन के लाल जो में सज धज कर गार्डन में आ जाती है। इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसने हैवी ज्वेलरी और हैवी मेकअप किया हुआ था। दीप्ति उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ल आती है और रेयांश के पास बिठा देती है। रेयांश की टू अवनी को देखकर बोलती हाई बैंड होगी थी। वो होश में टैब आया जब गार्डन में जोर जोर से म्यूजिक बजने लगा और वो सामने की तरफ देखता है, वहां दीप्ति और उसके साथ बैकग्राउंड डांसर्स खड़े थे। दीप्ति गाना गाते हुए डांस करना शुरू करते हैं। गाने के बोल द मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। उसकी हर एक स्टेप एकदम परफेक्ट थी। अजिंक्य बस दीप्ति को एक तक देख रहा दैट वो टू दीप्ति के इस टैलेंट पर मर मिटा था, पर यूज अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अलावा कोई और उसके दीप्ति को देखे। तभी उसकी नजर शिल्पा पर जाती है जो दीप्ति को देखकर डेविल स्माइल कर रही थी। अजिंक्य समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और वो उठकर दीप्ति की ओर चला जाता है। टैप तक दीप्ति का डांस भी खत्म हो गया था, पर वो जैसे हाई एक कदम आगे बढ़ाती है उसके पैरों में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं और वो एक चीख के साथ नीचे गिरने लगती है। अजिंक्य जल्दी से आकर दीप्ति को कमर से पकड़ लेता है। दीप्ति की चीख सुनकर विराज, एवनी, रेयांश, सौरभ, साधना जी रेयांश के मम्मी पापा दौड़कर दीप्ति के पास आ जाते हैं। रेयांश के मम्मी दीप्ति की फिक्र करते हुए पक्का ठीक हो बेटा आप। दीप्ति कुछ बोल पाती इससे पहले अजिंक्य कहता है एवरीबडी गो बैक और साधना जी की टाफा देखकर कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं दीप्ति का ध्यान रखूंगा। साधना जी हाँ कहती है। अजिंक्य दीप्ति को गोद में उठाकर दीप्ति के कमरे की तरफ चला जाता है। दीप्ति के आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बह रहे थे। यूज बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने अजिंक्य का सूट अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। अजिंक्य दीप्ति के कमरे में लाके यूज बेड पर बिठा देता है और उसके पैरों के पास जाकर कहता है ठीक हो जाएगा सोना, बस थोड़ा सा दर्द होगा। वो दीप्ति के पैरों में फेस कांच को एक झटके में बाहर निकल लेता है और दीप्ति जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मिस्टर एक्डू दर्द हो रहा है, प्लीज मत कीजिए। अजिंक्य कहता बस हो गया सोना, ऐसा क्या है। हाई रूम का दरवाजा नॉक होता है। अजिंक्य कहता है कम इन रूम में। सौरभ एक फीमेल डॉक्टर के साथ आता है। अजिंक्य ने हाई सौरभ से डॉक्टर को लेने के लिए कहा था। अजिंक्य दीप्ति के पैरों के पास से उठकर उसके बगल में बैठ जाता है और डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट करने का इशारा करता है। डॉक्टर दीप्ति के घावों को साफ करके ड्रेसिंग करने लगती है। दीप्ति अजिंक्य के गले लगकर बस रोए जा रही थी।
अजिंक्य को दीप्ति की हालत देखकर अपने दिल में दर्द का एहसास होता है और वो मन में कहता है, शिल्पा तुमने मेरी शोना को दुख दिया है, बी रेडी फॉर पनिशमेंट। तभी दीप्ति के रोने की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आता है और दीप्ति को बाहों में लेकर उसका सर सहलाते हुए कहता है, बस हो गया धोना। कुछ देर बाद दीप्ति की ड्रेसिंग पूरी हो जाती है, फिर भी वो अजिंक्य से चिपके हुए सुबक रही थी। अजिंक्य प्यार से कहता है, देखो शोना ड्रेसिंग कंप्लीटेड। दीप्ति अपना मूड उठाकर देखती है टू डॉक्टर यूज हाई देखकर मुस्कुरा रही थी और दीप्ति से कहती है, एक इंजेक्शन लगाना होगा। ऐसा सुनते हाय दीप्ति जोर जोर से रोने लगती है और उठने की कोशिश करने लगती है। अजिंक्य खतरनाक वॉइस में कहता है, सोचना भी मत शोना, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना हाई पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दीप्ति का हाथ पकड़कर डॉक्टर की तरफ कर देता है। डॉक्टर दीप्ति को इंजेक्शन लगा देती है और कुछ मेडिसिन देकर कहती है, सुबह शाम दीजिएगा। डॉक्टर जाने लगती है पर सौरभ एक जगह बने खड़ा था। यूज टू मैसरी आने पर शौक मिल रहे थे। वो सोचता है, सिर किसी से इतने प्यार से भी बात कर सकते हैं। तभी कमरे में अजिंक्य की रोड वॉइस गूंजती है। अजिंक्य सौरभ से कहता है, सौरभ डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के कमरे में वापस आओ। सौरभ ऑक्सर कह कर चला जाता है। अजिंक्य उठकर पानी का ग्लास उठाकर दीप्ति की तरफ बढ़ाता है और यूज पानी पीने का इशारा करता है। दीप्ति नी में अपना सर हिला देते हैं। अजिंक्य डेंजरस वॉइस में कहता है, मैंने कहा पानी पियो। दीप्ति चुपचाप पानी पीने लगती है। अजिंक्य ग्लास टेबल पर रख के कहता है, आराम करो। दीप्ति कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे नीचे जाना है। अजिंक्य कहता है, यहाँ मैडम को चोट लगी है और तुम्हें शादी के परिहाओ। दीप्ति हेस्ट हुए कहती है, हाँ आखिर मेरे दीदी की शादी है, पल्स मुझे नीचे ल चलिए। अजिंक्य कहता है, वन शर्त पर। दीप्ति कहती है, कौन सी शर्त? अजिंक्य कहता है, नीचे तुम सबसे अलग मेरे साथ ही बैठो। कोई उछल कूद एने चाहे और मस्ती भी एने चाहे। दीप्ति हाँ मैं अपना सर हिला देती है और अजिंक्य दीप्ति को अपनी गोद में उठा के नीचे जाता है। दीप्ति कहती है, मिस्टर अगडू मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं धीरे धीरे चलूंगी, सब लोग हैं नीच, बिल्कुल अच्छा एने चाहे लगेगा। अजिंक्य कहता है, मुझे फर्क एने चाहे पड़ता, कौन क्या सोचता है समझी। ऐसा कहता है। थोड़ी देर में दोनों गार्डन में पहुंच जाते हैं। अजिंक्य उसके एक चेयर बिठा देता है और खुद भी उसका हाथ पकड़कर बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। विराज द्योथी के पास आता है और दीप्ति के सर पर हाथ रख के कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस, ठीक टू हो? दीप्ति कहती है, ठीक हूँ भाई, आप चिंता मत करो। तभी अजिंक्य गस से विराज को देखकर उसका हाथ दीप्ति के सर से हटा देता है और गस भरी आवाज में कहता है, डोंट टच है। ऐसा कहकर वो विराज को गस भरा लुक देता है। विराज डरते हुए कहता है, इट्स ऑक्सर बहन है मेरी। अजिंक्य गस में कहता है, फभी दूर रहो दीप्ति से, समझे। दीप्ति गस से अजिंक्य को देखती है और विराज से कहती है, भाई आप इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलते हैं। दीप्ति आगे कहती है, मिस्टर अकडू आप मेरे भाई को ऐसे डरा नहीं सकते, समझे आप। अजिंक्य कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दीप्ति और अजिंक्य की मीठी नोक जोक चलहाई रही थी कि मंडप में एवनी और रेयांश आ जाते हैं और पंडित जी दोनों के शादी की रस्में शुरू करते हैं। दीप्ति अपनी नोक जोक छोड़कर मंडप में देखने लगती है। पंडित जी दोनों को एक दूरी को वरमाला पहनाने को कहते हैं। पहले अवनी वरमाला रेयांश को पहनते हैं, उसके बाद रेयांश अवनी को वर माला पहना देता है। पंडित जी दोनों को अपनी अपनी जगह पर बैठने को कहते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद हाश और खुशी एवनी का कन्यादान करते हैं और पंडित जी दोनों का गांठ बंधन करने को कहते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और सभी लोग ऐसा देखते हैं। वो लड़की दिखने में बालाकी खूबसूरत थी, उसने जीन्स और सिंपल टॉप पहना हुआ था। वो लड़की चिल्ला कर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वो मंडप में जाकर रेयांश के सामने खड़ा हो जाती है और उसके शेरवानी का कॉलर पकड़कर कहती है, हाउ डरे यू रेयांश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्यार मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। वहां बैठे सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी रेयांश धीरे से कहता है, अनामिका तुम। ये सुनकर टू एवनी भी चौंक जाती है। रेयांश झटका से उसका हाथ चुड़ेट हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता समझी। ये सब देखकर दीप्ति उठने लगती है। अजिंक्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, बैठो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। हाओ। दीप्ति मासूमियत से कहती है, यहाँ मेरी बहन की खुशियों की बात है, छोड़िए मेरा हाथ। अजिंक्य भी दीप्ति का हाथ छोड़ देता है। दीप्ति लंगड़ाते लैंगडेट मंडप में जाती है और एवनी को संभालते हुए कहती है, आप ठीक हो दीदी। तभी रेयांश भी अवनी की तरफ देखकर कहता है, अवनी ये झूठ है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से एने चाहिए। अनामिका मेरे कॉलेज में थी और प्यो 3 साल मेरे पीछे पड़ी रही, पर मैंने इसे रिजेक्ट किया टू इसने आज यहाँ आकर ये सब किया। तभी अनामिका जोर से
चिल्लाकर कहती है बिल्कुल गलत है एवनी, मैं इससे और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी इसका बच्चा मेरे पीठ में पैल रहा है। ये सुनकर टू एवनी 2 कदम पीछे जाने लगती है। तभी दीप्ति ने यूज पकड़कर कहा संभालो दीदी। तभी रेयांश गस से अनामिका से कहता है कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, झूठ बोलना बैंड करो और सच बोलो। अनामिका हेस्ट हुए कहती है मजाक टू तुमने मेरे साथ किया मेरा यूज करके, पर अब तुम्हें मेरे बच्चे को नाम देना होगा रेयांश। एवनी रेयांश से कहती है क्या है ये सब, रेयांश बैठो मुझे। वो एवनी को देखकर कहता है बहुत प्यार करता हूँ तुमसे एवनी, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी एवनी बिना कुछ कहे मंडप से जाने लगती है। तभी दीप्ति एवनी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर एक कोना में ले जाके बात करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों बात करके मंडप में वापस आ जाते हैं। एवनी रेयांश के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है मुझे अपने रेयांश पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी हो निकलो यहाँ से, हमारी शादी स्पॉइल मत करो। ऐसा कहकर एवनी यूज वाहन से जाने का इशारा करती है। तभी अनामिका एवनी से कहती है रेयांश की तरह तुम भी गिरी हुई हो। तभी एवनी एक जोरदार टैमचा अनामिका को मरते हैं और उसके तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती है मेरे रेयांश के बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं सुनूंगी, अब निकलो यहाँ से। ऐसा कहते हाई वहां 10 से 12 पुलिस ऑफिसर्स आए। सभी ऑफिसर्स अजिंक्य के पास जाट है और बड़ी आदर से कहते हैं हेलो सर अजिंक्य। हाँ, मैं अपना सर हिला देता है और अजिंक्य मंडप की तरफ बढ़ने लगाता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स भी यूएस और बढ़ते हैं। अजिंक्य अनामिका के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से भरा लुक देकर कहता है अरेस्ट हर, और सभी पुलिस ऑफिसर्स यूज अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। तभी वहां अजिंक्य की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है वेटिंग ऑफिसर सच्ची टू सामने आ जाने दो। ऐसा कहकर वो सौरभ को इशारा करता है और सौरभ मंडप में आकर रेयांश से कहता है इसे ये शादी रोकने के लिए हाई भेजा गया है और ये सब तुम्हारे मामाजी ने, ताकि तुम उनकी बेटी के साथ शादी कर लो। रेयांश ये बात सुनकर गस से आग बाबूला हो जाट है और पुलिस ऑफिसर्स अनामिका को लेकर चले जाते हैं। एवनी रेयांश के गले लगकर कहती है आई लव योर रेयांश डॉट 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 डॉट। रेयांश भी एवनी को गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू टू। तभी दीप्ति दोनों को चेते हुए कहती है अगर आप दोनों लव बर्ड्स का हो गया हो टू शादी कर लो, अगर नहीं करनी है टू बता दो। ऐसा कहते हाय दोनों झट से अलग होकर एक साथ नहीं कहते हैं, जिसे रहा खाट सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी दोनों का गठबंधन कराते हैं। अजिंक्य दीप्ति के कान के पास जाके कहता है वैसे ऐसा क्या कहा तुमने अवनी से कि उस इतना विश्वास हो गया रेयांश पर। दीप्ति कहती है बस आईना दिखाया और कुछ एने चाहे। तभी पंडित जी दोनों को फीरों के लिए खड़ा करते हैं। अवनी और रेयांश 7 फीरे लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दीप्ति बड़ी खुश होकर दोनों को देख रही थी, वो तो जैसे अपना सारा दर्द भुला चुकी थी। अजिंक्य भी दीप्ति को देखकर खुश होता है। पंडित जी रेयांश को मंगलसूत्र देकर कहते हैं इसे कन्या को पहना दीजिए। रेयांश मंगलसूत्र अवनी को पहनता है और उसके बाद अवनी की मांग में सिंदूर भर देता है। इसी के साथ पंडित जी कहते हैं आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, आप बड़ों का जाकर आशीर्वाद ले लीजिए। रेयांश और अवनी जाकर रेयांश के मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद खुशी और हाश का आशीर्वाद लेते हैं। अवनी दीप्ति के पास जाकर उसके गले लग जाती है और दूर होकर उस किस करने को होती है। तभी अजिंक्य दीप्ति को अलग कर देता है। अवनी सवालिया नजरों से देखकर कहती है क्या भाई? अजिंक्य कहता है दूर रही। दोनों भाई बहन हमेशा दीप्ति से चिपके रहते हो। अजिंक्य रेयांश की तरफ इशारा करके कहता है शादी हो गई है जब तुम्हारी। ऐसा कहकर वो दीप्ति को अपने साथ ले जाता है। अजिंक्य दीप्ति को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और कहता है रेस्ट करो। दीप्ति पिलो उठाकर अजिंक्य को मरते हुए कहती है बहुत बुरे हो, आप समझते क्या ही खुद को। मैं आपकी एम्प्लॉय एनएचआई हूँ जो आप मुझ पर ऐसे हक जताते हो समझे आप। अजिंक्य गुस्से से कहता है तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का एनएचआई। वो ऐसा कह ही रहा था तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक मेड हाथ में खाने की ट्रे लेकर आती है। अजिंक्य जाकर ट्रे ले लेता है और उस मेड को देखकर कहता है मैनर्स एनएचआई है तुम्हें नॉक करके आने की। वो मेड डरते हुए सॉरी सर कहती है। अजिंक्य बस कहता है गेट आउट। मेड रूम से बाहर चली जाती है और रूम बैंड कर देती है। अजिंक्य दीप्ति के पास आता है और यूज अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। दीप्ति कहती है मैं खा लूंगी और वो अपन हाथ बाइट लेने के लिए बढ़ती है तो अजिंक्य उसका हाथ पकड़ कर कहता है मैंने कहा मेरे हाथ से खाओ, और दीप्ति चुपचाप अजिंक्य के हाथ से खाना खाने लगती है। इधर हॉल में अवनी के गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और दोनों के शादी
के बाद की रस्में कल होने वाली थी। अब तक सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने पहुंच जाते हैं। इधर दीप्ति के कमरे में दीप्ति ने अपना पूरा खाना खत्म कर लिया था और अजिंक्य यूज दवाई दे रहा था। दीप्ति दवाई को देखकर अजीब अजीब सा मुंह बने हुए कहती है, मुझे नहीं खाना दवाई। अजिंक्य यूज दवाई देकर पानी का ग्लास देते हुए कहता है, फिर ठीक कैसे होगी, और बड़े प्यार से कहता है, दवाई खा लो और थोड़ी देर सो जाओ समझी। दीप्ति भी दवाई खा लेती है। तभी दरवाजा खुलता है और साधना जी अंदर आती है। अजिंक्य इन्हें देखकर वही बैठ जाता है जैसे उसका दीप्ति को छोड़ने का इरादा ना हो। साधना जी अंदर आते हुए कहती है, कैसे है हमारी बिटिया रानी। ऐसा कहते हुए वो दूसरी तरफ दीप्ति के साइड में जाकर बैठ जाती है और उसके माथे पर किस कर लेती है और अजिंक्य वहां बैठा दोनों को घूर रहा था। दीप्ति जल्दी से साधन जी के गले लग कर कहती है, आई मिस यू नानी माँ, आपको तो याद ही नहीं आई मेरी। साधना जी दीप्ति से कहती है, अच्छा तो अब तुम नाराज भी होने लगी। दीप्ति आंखों में नमी लिए कहती है, आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ नानी माँ, आपके अलावा और कौन है मेरा। तभी साधना जी अजिंक्य को देखकर कहती है, तक बेटा तुमने मेरी नातिन का अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए TQSOMUCB बेटा। अजिंक्य कहता है, ये सब मैंने मेरे लिए किया है। ऐसा कहकर वो खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। साधना जी भी अजिंक्य के पीछे आते हुए कहती है, रुको अजिंक्य बेटा। अजिंक्य उनकी आवाज सुनकर रुक जाता है। तभी साधना जी अजिंक्य से कहती है, क्या मेरी नातिन को पसंद करते हो। अजिंक्य ना मैं अपना सर हिला कर कहता है, बिल्कुल एने चाहे, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपकी नातिन से, अब वो मेरी जिंदगी बन गई है। ऐसा कहकर मुस्कुरा देता है। साधना जी अजिंक्य से कहती है, भूल जाओ यूज बेटा, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। अजिंक्य साधना जी से कहता है, क्या आपको एने चाहे लगता उसके लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो उसका ख्याल रखे, उस बहुत प्यार करे। ऐसा कहकर वो साधना जी की तरफ देखने लगता है। साधना जी कहती है, हाँ बेटा, पर उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो कभी शादी एने चाहे करेगी। अजिंक्य पूछता है, क्या हुआ उसके पस्त में, आप बताइए। तब साधना जी यूज दीप्ति की शादी वाली बात बता देती। हाँ। अजिंक्य गुस्से से आंखें बैंड कर लेता है और थोड़े गुस्से से साधना जी से कहता है, 20 साल की उम्र में उसकी शादी के बारे में सोच रही थी आप। साधना जी कहती है, यूएस वक्त हालत हाई कुछ ऐसे द बेटा। अजिंक्य कहता है, जो भी हो नानी जी, आपकी नातिन के मांग में मेरे नाम का सिंदूर जरूर होगा, मैं उस अपना बना के रखूंगा किसी भी कीमत पर। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। साधना जी भी वहां से चली जाती है। रात के वक्त दीप्ति को आंख खुलती है तो रात के 7 बज चुके। तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कपड़े चेंज करके बाहर आती है और साधना जी को कॉल करके रेडी होने को कहती है। मुंबई। इधर मुंबई में आरुष और आरुषी घर पहुंचे जाते हैं। आरुष को चोट लगी है, ये देखकर कविता दौड़कर आरुष के गले लगकर कहती है, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो, कैसे हुए ये सब। एयर उससे अलग होकर आरुष का कान पकड़कर कहती है, बताओ। आरुष नौटंकी करते हुए कहता है, वो लड़ाई हो गई थी विकास के साथ। ये सुनकर कविता कहती है, ठीक है, तुमने भी उस मारा होगा। आरुष हाँ में अपना सर हिला देता है। कविता कहती है, गुड, अच्छा किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा कहकर वो आरुष को आराम करने के लिए कमरे में भेजे देती है। अश्वत्थ पीछे से आकर कहता है, क्या बात है, आपने उस दाता भी NHI और 2 और उसकी तारीफ की। कविता कहती है, हाँ कि मेरे बेटे की गलती NHI थी, इसलिए टीचर ने मुझे पहले हाई फोन करके बता दिया था। और 2 और विकास अच्छा लड़का NHI है, उसने एक लड़की के साथ गलत किया था और हमारे आरुष ने यूज कॉलेज से रस टिकते करवाया था, इसलिए हुआ ये सब। मुझे तो मेरे दोनों बेटों पर नाज है। तभी आरुषि कहती है, और बेटी का क्या मम्मा। कविता आरुषि को गले लगाकर कहती है, तू मेरी राजकुमारी है पर थोड़ी नटखट है। ऐसा कहते ही हॉल में सब लोग हंसने लगते हैं। रेयांश विला में दीप्ति, साधना जी और सुधा जी तीनों हॉल में आ जाते हैं। वो लोग अभी घर वापस जाने वाले। रेयांश और अवनी कहते हैं, आज ही शादी हुई है और आज ही जा रहे हो आप लोग। दीप्ति कहती है, जाना जरूरी है जीजू। ऐसा कहकर वो अवनी की तरफ देखती है। तभी अवनी मुंह फुलाकर एक तरफ करते हैं और कहती है, इतनी जल्दी जा रही है, तू बात मत कर। तभी दीप्ति अवनी के गले लगकर कहती है, आप समझो ना दीदी, आपसे तो पहले ही बात हुई है ना। अवनी कहती है, ठीक है चल जा। वहां खड़े 3 लोगों के आंखों में चमक आ जाती है। दीप्ति के वापस जाने के बाद सुनकर ये तीनों करिश्मा, शिल्पा और कार्तिक। लेकिन तभी स्टेज से विराज उत्तर कर कहते हैं, अब जब मेरी बहन जा ही रही है तो मुझे इसे ड्रॉप करने जाना ही पड़ेगा। और सिर्फ ड्रॉप हाई
एनएचआई मैं तुम्हारे साथ रहूंगा घर पर। दीप्ति खुश होकर कहती है हाँ भाई का एनएचआई चलो फिर। ऐसा कहकर वो हॉल में नजर घूमते हैं पर उस अजिंक्य कहीं एनएचआई दिखता और वो बेमन से विला के बाहर जाकर गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है और रेयांश की मम्मी के गले लग कर कहती है आंटी अगर कोई गलती हुई हो माफ बच्ची समझ के माफ करिएगा। रेयांश की मम्मी दीप्ति से कहती है बिल्कुल एनएचआई बेटा तुमने तो सबका दिल जीत लिए है, दोबारा जरूर आना बेटा, हमारी बेटी जैसे हो तुम, एक अलग सा प्यार का बंधन बांध कर जा रही हो, भूलना मत आते रहना। दीप्ति उनके गले लग कर कहती है जी हाँ आंटी जी जरूर। ऐसा कहकर वो वहां खड़े सभी बड़ों के पैर छूती है और गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी दीप्ति के घर के लिए निकल जाता है। दीप्ति को गाड़ी में अलग ही बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ कीमती चीज पीछे छूट रही है। इधर रेयांश विला में रेयांश कहता है पता एनएचआई क्या हुआ आज अचानक दोनों ही चले गए, पहले अजिंक्य फिर दीप्ति। एक बहुत बड़ी यार्ड पर अजिंक्य 3 पीस सूट पहने आंखों पर चश्मा लगाए खड़े होकर समुद्र को देख रहा था। उसके पीछे सौरभ खड़ा था डॉट और पूरे यार्ड पर काले रंग का सूट पहने हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक लिए आंखों पर काला चश्मा लगाए हट्टे काटते अजिंक्य के आदमी खड़े दी। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नर्क के यमदूत हो जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी ना सोचे। अजिंक्य का एक एक आदमी आराम से 50 लोगों को मारने की ताकत रखता है। अजिंक्य अपने ख्यालों में खोया था या यूं कहे दीप्ति के ख्यालों में खोया था। अजिंक्य अपना चश्मा उत्तर कर सौरभ से कहता है सौरभ दीप्ति की हर एक अपडेट मुझे कहिए, वो कहाँ है और उसके आसपास कौन है। उसके साथ 5 फीमेल बॉडीगार्ड्स को हीरे करो जो ब्लैक वर्ल्ड वी टर्निंग लेकर हो, इसके साथ वो 5 सिविल ड्रेस में हो और किसी की खासकर दीप्ति को पता ना चले कि वो कौन है। वो 5 हर वक्त दीप्ति के साथ रहेंगे। सौरभ डॉट यस सर कहते हैं। तभी अजिंक्य की यार्ड एक बड़े से आइलैंड पर आकर रुकती है जहां ज्यादातर जंगल ही था। इस जंगल के बीचों बीच पतली सो रोड पर अजिंक्य अपने आदमियों के साथ चल रहा था। कम से कम उसके पीछे 100 आदमी चल रहे थे। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे यमराज अपनी सेना के साथ नारंग में जा रहा हो किसी को सजा देने के लिए। अजिंक्य और सभी कुछ देर चलते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था जिसकी दीवारें बेहद मजबूत थी, जिसे तोड़ना या कूद कर पार कर पान बहुत मुश्किल था। अजिंक्य किसी राजा की तरह बड़े से गेट के अंदर चला जाता है जहां लगभग 50 लोग बैठे द जो आम आदमी एनएचआई द दुनिया और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े शख्सियत थी। अजिंक्य अन सबके आगे हेड चेयर पर जाके बैठ जाता है और वहां मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां बैठा एक आदमी जिसने पूरे ब्लैक वर्ल्ड को बनाया था या यूं कहे वो ब्लैक वर्ल्ड का राजा था, वो खड़े होकर वहां लगी बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ फोटो चलने लगता है और सभी बड़े ध्यान से उस देखते हैं। वो आदमी एक पिक्चर दिखाता है जो किसी जगह की थी जहां ये सभी लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोच रहे थे। अजिंक्य सारे चीज बड़ी गौर से देख रहा था। उसके कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है और अजिंक्य उठ कर बाहर आ जाता है। मैसरी में दीप्ति अपने घर पहुंच जाती है। दीप्ति और सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। दीप्ति अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और बस अजिंक्य के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो अपने सारे ख्यालों को झटक कर कहती है दीप्ति उनके और तेरे बीच बहुत बड़ा फासला है जो मिट नहीं सकता है, ऐसे मत सोच, वो अब जा चुके हाँ तेरी लाइफ से। दीप्ति इसी काशमकाश में रात भर करवटें बदलते रहती है। रेयांश विला करिश्मा का रूम कार्तिक झल्लाते हुए कहते हैं कितना अच्छा मौका था पर इस बेवकूफ विराज ने सब खराब कर दिया। करिश्मा कहती है कोई बात एनएचआई बेटा, विराज कब तक रहेगा वहां, 2 दिन या 3 दिन, पर उसके बाद हम हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं भी दीप्ति को इस बार इतनी आसानी से जाने एनएचआई दूंगी छोड़ेंगे एनएचआई यूज इस बात। ऐसे कहते हुए उसकी चेहरे पर नाराजगी थी और तीनों ऐसा हाई डिस्कशन करते हैं। आइलैंड पर अजिंक्य अपने आदमियों के साथ यार्ड पर आ जाते हैं जहां अजिंक्य सौरभ को हेनरी और जोसेफ को बुलाने को कहते हैं। सौरभ दोनों का नो बारी बारी डायल करता है और दोनों 5 मिनट्स के अंदर अजिंक्य के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अजिंक्य दोनों को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहते हैं हेनरी और जोसेफ तुम दोनों अपनी अपनी टीम रेडी रखना, सौरभ तुम्हें बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट एनएचआई होना चाहिए। अपने सारे ट्रेंड आदमी को साथ लेकर जाना और हाँ साथ में दामिनी और वंशिका को भी ले जाना। हमेशा की तरह पता ना चले कि तुम लोग किसके आदमी हो और हाँ अगर किसी का चेहरा दिखाए तो वो जिंदा वापस एनएचआई आना चाहिए, ऐसा कह
कर वो खड़ा होता है और यार्ड में बने अपने लग्जूरियस रूम की तरफ चला जाता है। अब तक सुबह के 7 बज रहे थे। अजिंक्य रात भर सोया नहीं था, इसलिए वो आराम करने रूम में जात है। अजिंक्य का रूम बहुत बड़ा और सुंदर था, वहाँ के हर चीज एकदम परफेक्ट और ब्रांडेड थी। अजिंक्य जाकर अपने बेड पर लेटकर दीप्ति के ख्यालों में खोसा जाता है। वो जल्दी से अपना फोन निकलता है और अपने फोन में शोनानो सर्च करता है। अजिंक्य का फोन काफी महंगा था, जिसका सिर्फ एक ही पीस था जो सिर्फ अजिंक्य के पास था। अजिंक्य फोन में शोना नाम देखकर कहता है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा शोना और तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा हमेशा के लिए, तुम मेरी हो जाओगी। ऐसा कहकर वो नो पर कॉल करता है। रिंग जा रही थी और अजिंक्य बेकरारी से कहता है, पिक अप द कॉल शोना। तुम्हारी आवाज सन के लिए मेरे कान तरस रहे द तभी उधर से कॉल रिसीव होता है और एक मीठी से आवाज अजिंक्य के कान में गुंजाती है, हेलो। अजिंक्य कुछ देर इस आवाज में कहीं खो सा जाता है। उडार से आवाज आती है, हेलो कौन बोल रहा है, अगर आपको बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है। अजिंक्य बड़े प्यार से कहता है, हेलो शोना। अजिंक्य की आवाज सुनकर दीप्ति जो सो रही थी वो बेड पर उठ कर बैठ जाती है और हकलाते हुए कहती है, माँ मिस्टर अगडू आप। अजिंक्य कहता है, कि तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था क्या। दीप्ति कहती है, नहीं बिल्कुल, एनएचआई पर आपको भी एक्सपेक्ट एनएचआई किया था। अजिंक्य मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी से मेरा वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो, देखना है तुम्हें। दीप्ति टपक से कहती है, एनएचआई। अजिंक्य कहता है, क्या प्रॉब्लम है। दीप्ति कहती है, कि मैं सो रही हूँ अभी और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अजिंक्य कहता है, ठीक है, एक बार वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो, मैं देख लूँ तुम्हें, उसके बाद सो जाना। वो थोड़ा रुक के कहता है, वैसे सुबह 7 बजे सोने का नहीं जागने का टाइम होता है। दीप्ति कुछ बोल को होती है कि यूज वीडियो कॉल आता है और वो कॉल रिसीव कर लेती है। दीप्ति ने इस वक्त चश्मा लगाया हुआ था, उसकी आंखें में नींद साफ साफ दिख रही थी। अजिंक्य दीप्ति को कुछ पल एक तक देखता है और यूज देखकर कहता है, रात भर सोए नहीं क्या तुम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।